हेलो नमस्कार जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? हेलो एवरीवन, ऑल गुड? कनिष्का, स्टीव, प्रताप सिंह, सुमन, शालिनी, प्रतीक, खुशी, हर्ष, चलो सब लोग आ चुके हैं। अलमांदिलो, शीतल, आयुष, चलो ऑल गुड। अच्छा, कोई बात नहीं। अरे ये तो अच्छी बात है ना, देवताओं के आने से पहले लक्ष्मी आ जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और मेरी क्लास चल रही है तो हमारी क्लास में सरस्वती पहले आ गई, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? हैं? देवताओं के आने से पहले अगर देवियों का वास हो जाए तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो मैडम शायद हो सकता है आशीर्वाद देने आई हो तुम्हें। चलो फाइनली आज की क्लास शुरू करते हैं। अब तुम में से कोई कहेगा सर अपनी तारीफ के लिए आपने मैडम को देवी बना दिया है। चलो जय हिंद एवरीवन। फाइनली आज की क्लास मुगल एरा को लेकर है। जब मुगल एरा की बात करते हैं तो मुगल एरा ऑलरेडी हम लोग एक पार्ट पढ़ चुके हैं। अकबर तक का टाइम पीरियड हम लोगों के आंखों के सामने आ चुका है। नाउ अब उससे थोड़ा सा आगे का पढ़ना है। बट आज की जो क्लास है वो थोड़ा सा हमारी लंबी चलेगी। लंबी मतलब कि कंटेंट आज बहुत सारा है। तो आज हम थोड़ा सा एक्सरसाइज वर्क कम करेंगे। एक्सरसाइज वर्क मींस थोड़ा सा लिखना लिखाना थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि आज जो टॉपिक हमको कवर करना है वो काफ़ी लेंथी है। ठीक है, क्योंकि अगर आज नहीं कवर किया तो एक क्लास एक्सटेंड मतलब ज़्यादा करनी पड़ेगी हम लोगों को। तो फाइनली मुगल एरा पार्ट 2 आज की क्लास का हमारा पार्ट है। ठीक है, अब हम लोग जो मुगल एरा पार्ट 2 में देखने वाले हैं, वहां पे हम लोग जब देखेंगे तो जहांगीर से पूरी की पूरी आगे की स्टोरी चलेगी। एंड जहांगीर से लेकर ये जो बात चलेगी कहां तक जाएगी? कहां तक जाएगी? हाँ भाई, कहां तक जाएगी ये? औरंगजेब तक जाएगी। कहां तक जाएगी? औरंगजेब तक जाएगी। क्लियर है? कहां तक जाएगी? औरंगजेब तक जाएगी। इसके अलावा लेटर मुगल्स का भी एक पार्ट होता है। लेटर मुगल्स को भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। बट लेटर मुगल्स के साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और भी है जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। एक चीज़ और भी है जो मैं यहाँ पे आप लोगों से कहना चाहता हूँ, वो ये कि इसमें हम लोग कोशिश ये करेंगे थोड़ा और अदर इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको भी पुट ऑन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि उसको भी कवर कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज मैं कल कोशिश ये करूँगा कि एक क्लास आपको एक्स्ट्रा मिल जाए किसी तरीके से, या तो एक एक्स्ट्रा क्लास मिल जाए या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वो क्लास देखने को मिल जाए। ठीक है, तो जो भी बेस्ट हो पाएगा वी विल ट्राई। फाइनली जहांगीर, जिसको सलीम के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? सलीम के नाम से भी जाना जाता है। 1605 से लेकर 1627 तक ये क्या करता है? पावर में रहता है। ही वॉज द ओनली सन ऑफ अकबर जो फाइनली जीवित रहता है। बाकी जितने भी बच्चे थे अकबर के वो सबके सब क्या हो जाते हैं? उन सबकी डेथ होती है। डेथ होती कैसे? ज्यादातर जो डेथ थी वो सबकी सब या तो नशे में थी या फिर किसी और वजह से हो गया, बीमार होने की वजह से हुआ, पर हो गए सबके सब। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत आश्चर्यजनक बात है, बहुत अजीब सी बात है कि हिंदुस्तान का बादशाह और उसकी एक भी औलाद इस लायक नहीं थी कि वो जिंदा रह सके, और सलीम भी बचा है तो किसी वजह से बच पाया है। ऐसा कहा जाता है जब ये जीवित हुआ, मतलब इसका जब जन्म हुआ तो इसके जन्म के बाद सलीम चिश्ती जो थे उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, उनकी डेथ का कारण ये था ऐसा माना जाता है। अब क्या कारणी है क्या नहीं है वो सारी बातें एक तरफ रखते हैं, उसका कोई एग्जाम से लेना देना नहीं, बट फिर भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है
कि ऐसा कहा जाता है कि ये पर्सन सलीम चिश्ती की डेथ का कारण था। अब कैसे कारण था, क्या था, वो हमें जानना नहीं है फिलहाल। फाइनली जब ये पावर में आता है तो इसको एक्चुअल में एक उपाधि दी गई थी, क्या, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम की। तो सलीम चिश्ती से ही इसका नाम पड़ा था। ये किससे? सलीम चिश्ती के नाम से इसका नाम पड़ा था। और सलीम चिश्ती की अगर कोई आपसे पूछे दरगाह कहां पर है, तो ध्यान रखना फतेहपुर सीकरी में। सलीम चिश्ती की दरगाह कहां है, अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या बताओगे? फतेहपुर सीकरी में है। कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में। सबसे पहले, अब इतना एग्जैक्ट पूछेगा भी नहीं आपसे तो ये छोड़ सकते हो आप। कहां पे हुआ था? फतेहपुर सीकरी, आगरा में हुआ था। अकबर जहांगीर का तीसरा और एकमात्र जीवित बच्चा। इसकी माता का नाम हरखाबाई, जिन्हें मरियम उस्मानी की टाइटल दिया जाता है। ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। तो जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो ना, देखो ना, पीछे वाली क्लास में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो भी चीजें आप पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं पीछे वाली क्लास में आपको कनेक्टेड मिलेंगी। इसके कई सारे विवाह हुए थे, जिसमें से शेख बेगम मानबाई से एक विवाह हुआ था, ठीक है, यश दीजे से हुआ था, मलिका शेख बेगम और बहुत सारी महिलाओं के साथ इसका विवाह हुआ था। फाइनली आगे चलकर मेहरुनिसा और नूरुनिसा बेगम से भी इसका विवाह हुआ था, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर मानबाई। मानबाई ने क्या किया था, जब इसका विवाह हुआ और भी कई सारे विवाह ये करता है, तो शी कमिटेड सुसाइड। क्या करती हैं? सुसाइड कर लेती हैं। आप कहोगे सर सुसाइड क्यों करती हैं, रीजन क्या है सुसाइड करने का? सुसाइड करने का रीजन ये होता है कि बहुत ही ज्यादा इसका जो कैरेक्टर था वो खराब था। तो कौन महिला ऐसी है जो अपने पति को ऐसे कंडीशन में पसंद करे, है ना? इसके बिहेवियर, इसके कैरेक्टर की वजह से क्या करती हैं? सुसाइड कर लेती हैं। आगे चलकर इसका विवाह होता है मेहरुनिसा से, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैरिजेस में से एक था। और यहीं से पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो भी अब मुगल बादशाह हैं, जो भी मुगल शासक हैं, वो सबके सब कहीं ना कहीं क्या है, महिलाओं के कंट्रोल में रहते हैं। किसके कंट्रोल में रहते हैं? महिलाओं के कंट्रोल में रहते हैं। क्योंकि मेहरुनिसा क्या कर रही है, इसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। ये एक्चुअल में क्या थी? वीडो थी। क्या थी? वीडो थी। किसकी वीडो थी? हाँ भाई, किसकी वीडो है? तो एक पर्सन था जिसका नाम था शेर अफगान। क्या नाम है? शेर अफगान। क्या नाम है? शेर अफगान नाम है। क्या नाम है? शेर अफगान नाम है। अब ये जो शेर अफगान है, ये इसके बारे में भी कई सारी स्टोरीज हैं। कुछ जगह कहा जाता है कि ये युद्ध में गया था, एक मिशन पर गया था, वहां पे मारा जाता है, जिसके बाद इससे विवाह कर लेता है कौन? जहांगीर। पर कुछ जगह पर कहा जाता है कि शेर अफगान को जानबूझ के वहां पे मरवाया गया था, ताकि जो जहांगीर है वो मेहरुनिसा से शादी कर सके। तो इसके लिए कहा भी जाता है कि कई जगह पर इसके रिलेशंस थे, ठीक है, ठीक है, इसके रिलेशंस थे इससे, जिस वजह से ऐसा किया था। बट क्या था उसके पीछे, वो हमें जानने की फिलहाल जरूरत नहीं है। यहाँ पे आता है सबसे पहले जहांगीर। इसका जो बेटा था उसका नाम था खुसरो मिर्जा। अगर हम लोग इसके अलावा बात करें तो परवीन मिर्जा, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद जहांदार शाह, उसके बाद शहरयार मिर्जा। अब बहुत सारे यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लिकेशन है, फैमिली के बीच में आपस की क्या चल रही है, लड़ाई चल रही है। अब मेहरुनिसा और शेर अफगान की जो बेटी थी उसका विवाह होता है किससे? शहरयार से। क्यों करवाती है? कि अगर आगे चलकर शहरयार को मैं पावर में लेकर आ गई तो ये बादशाह बन जाएगा। बट उससे पहले तक वो किसको सपोर्ट कर रही थी? उससे पहले तक वो सपोर्ट कर रही थी शाहजहां को। तो शाहजहां के साथ अपनी भाई की बेटी का शादी करवा देती है। कौन? मेहरुनिसा। इसका भाई कौन है? असफ खां। असफ खां की बेटी कौन है? अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे आप लोग आगे चलकर मुमताज महल कहोगे, ठीक। तो यहां पर ये इसके दो बेटे हैं। सबसे पहले खुसरो मिर्जा। कौन है? खुसरो मिर्जा। खुसरो मिर्जा जैसे ये पावर में आता है तुरंत ही क्या करता है, इसके अगेंस्ट में रिवोल्ट कर देता है, भाई कि मैं अपने फादर को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है।
स्टार्ट रिवॉल्ट अगेंस्ट अ फादर। और शाहजहां जिसका एक्चुअल नाम क्या था, शाहजहां जिसका एक्चुअल नाम क्या है, खुर्रम। क्या नाम है, खुर्रम। क्या नाम है, खुर्रम। और खुर्रम ने क्या किया था, अपने ही भाई की हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। अभी मैं आगे पूरा समझाऊंगा एक एक करके। सबसे पहले हरका भाई और अकबर का बेटा था, ठीक है। अगर सलीम को लेकर बात करते हैं तो जहांगीर के नाम से क्या होता है, गद्दी पर आकर बैठता है, एज अ टाइटल उससे अडॉप्ट करता। भी मैं पीछे आपको बता भी रहा था, ठीक। अनारकली वाली कहानी देखो, अनारकली वाली कहानी कई जगह पर माना जाता है कि हाँ रियल है, कई जगह पर माना जाता है कि नहीं, डिस्प्यूटेड है, मन गढ़ंत है, बनाई हुई है, ठीक है। पर ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस कई जगह पर मिल जाते हैं, कई जगह पर लोग बताते हैं कि हाँ अनारकली का एग्जिस्टेंस था, और कई जगह पर बताया जाता है नहीं था, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग उसकी डेप्थ में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है कि अनारकली जिंदा थी नहीं थी। हाँ बट ये बात सच है कि जो जहांगीर था उसने अकबर के अगेंस्ट में रिवॉल्ट किया था, और जहांगीर जाकर बैठ गया था कहाँ पर, इलाहाबाद में। इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में, वहां पे प्रयागराज में अकबर का किला बना हुआ था, इसने उसको कैप्चर कर लिया, उसको अपनी राजधानी बनाकर बैठ गया था। तो ये सारी कहानी है, इससे पता चलता है कि शायद कुछ ना कुछ डिस्प्यूट तो इन बाप बेटों में आपस में चल ही रहा था। फाइनली जैसे ही ये पावर में आता है तो ये विटनेस करता है अपने बेटे खुसरो का रिवॉल्ट। क्लियर है, नहीं नहीं ये अमीर खुसरो वो अलग है बेटा, ये अलग है, वो अलग है, ये अलग है। एंड ये क्या कर दिया जाता है, इसको डिफीट किया जाता है, बाद में इसे गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता है। जब इसे जेल में डाला जाता है तो क्या किया जाता है, इसे ब्लाइंड कर दिया जाता है। इसे क्या किया जाता है, अंधा किया जाता है। अंधा करने के बाद फाइनली इसी की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। एंड किल्ड आफ्टर दैट। और इसे मारने का काम किसने किया था, इसके भाई खुर्रम ने। खुर्रम मतलब बोले तो शाहजहां। क्लियर। अब इसी के टाइम पीरियड पर जो 5th सिख गुरु थे, गुरु अर्जन देव, उनको भी क्या किया जाता है, पनिश किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, एक्चुअल में इनको पनिश करने के पीछे रीजन क्या था, रीजन ये था इन्होंने एक्चुअल में खुसरो की क्या की थी, हेल्प की थी। बिकॉज ही हेल्प द खुसरो। अब खुसरो की हेल्प क्यों की थी, सबसे बड़ी बात तो ये है, खुसरो की हेल्प करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है, खुसरो बहुत ही ज्यादा ईमानदार टाइप का आदमी था, पढ़ा लिखा था, विद्वान था, यंग था, और सबसे बड़ी बात बहुत ज्यादा एक मतलब अगर ये गद्दी पर बैठता तो शायद मे बी ये बहुत बड़ा एसेट बनकर सामने आता, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या किया गया, इसे मार दिया गया। सबसे बड़ा फेलियर इसके टाइम पीरियड पर क्या होता है, ये कंधार वाला जो रीजन है वो हार जाता है, और पर्शिया क्या करता है, कंधार का रीजन कैप्चर कर लेता है। मतलब अफगानिस्तान वाला आधा पार्ट क्या हो जाता है इस टाइम पर हमारे हाथ से निकल जाता है। फाइनली जहांगीर का विवाह होता है किससे, मेहरुनिसा से। कब, 1611 में। कब होता है, 1611 में। और इसे नाम क्या दिया जाता है, नूरजहां का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, नूरजहां का नाम दिया जाता है। नूरजहां खुद गद्दी पर बैठने से पहले, खुद इससे शादी करने से पहले क्या करती है, अपने भाई असफ खां की बेटी का विवाह किससे करवाती है, शाहजहां से करवा देती है। किससे करवा देती है, शाहजहां से करवा देती है। कौन करवाती है, नूरजहां, ताकि दरबार में उसका कंट्रोल बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए, उसका कंट्रोल बढ़ जाए। तो नूरजहां के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है तुम्हें, वो मैं जरूर बता देता हूं। अगर नूरजहां के बारे में बात करें तो इसके फादर का नाम था एतमाउद्दौला। क्या नाम है, एतमाउद्दौला। तुम में से ऐसे कितने लोग हैं जो आगरा के रहने वाले हैं, हाँ भाई कितने ऐसे लोग हैं जो आगरा के रहने वाले हैं। तो इसके फादर का नाम क्या है, एतमाउद्दौला। इसकी मदर है जिनका नाम है असमत बेगम।
क्या नाम है? असमत बेगम। क्या नाम है? असमत बेगम। असमत बेगम अगर इनके बारे में बात करें, शी वॉज द इन्वेंटर। कौन थी ये? इन्वेंटर थी। किसकी थी? गुलाब से इत्र बनाने की जो पद्धति थी उसकी। इन्वेंटर ऑफ परफ्यूम फ्रॉम रोज। परफ्यूम की नहीं, रोज से, गुलाब से इत्र बनाने की। ठीक है, ये थम्स डाउन किस लिए कर रहे हो भाई? कोई बात समझ में नहीं आई, किस लिए कर रहे हो भाई ये थम्स डाउन? क्या हो गया? किस चीज के लिए थम्स डाउन हो रहा है भाई? ये इमोजी वाला पार्ट भी यार बड़ा खतरनाक है। तुम्हारे एक्सप्रेशन ही क्लियर नहीं है। ये लड़कियों जैसा बिहेवियर मत करो। इमोजी भेज कर तुम अपने एक्सप्रेशंस बताने की कोशिश कर रहे हो। लिख कर बताओ यार। मेरी लड़ाई वैसी हो जाती है इस चीज को लेकर कि बड़े टॉक्सिक हो तुम, मेरी फीलिंग्स नहीं समझते। अब मैं फीलिंग्स कैसे समझूं? इमोजी बना के 10 भेज रखे हैं। नॉट फ्रॉम आगरा। अबे यार, इतनी मार मारूंगा ना तुम लोगों को। नॉट फ्रॉम आगरा के लिए तुम ऐसे कर रहे हो। मुझे लगा ऐसा कौन सा मैंने गलत बढ़ा दिया या क्या ऐसा मैंने लिख दिया। हद करते हो यार। अरे नहीं हो आगरा से तो बता दो नहीं है आगरा से। भाई ये करने की क्या जरूरत है तुम्हें? तुमने एकदम से, मुझे लगा मैं, मुझे कुछ गलत वलत लिख दिया है क्या? क्या मतलब कुछ गलत पढ़ा रहा हूं मैं? कहीं शाह, वो जहांगीर की जगह शाहजहां तो नहीं पढ़ाने लगा? अबे ऐसे काम मत करो तुम लोग। चलो आगे देखो। फाइनली इसने एक जंजीर भी बनवाई थी। ठीक है, जो किसके लिए थी? जस्टिस के लिए थी। किसके लिए थी? जस्टिस के लिए थी। जिसे जंजीर अदल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जंजीर अदल कहा जाता था। तो आगरा फोर्ट में इस जंजीर को लगवाया गया था। ध्यान रखना कहां पे लगवाया गया था? आगरा फोर्ट में इस जंजीर को लगवाया गया था। क्या कहते थे इसे? जंजीर अदल कहते थे। क्लियर? क्या कहते थे? जंजीर अदल कहते थे इसको। ठीक है, क्या कहते थे? जंजीर अदल कहते थे। बात समझ में? अच्छा जी, ठीक है। ठीक है, अब ये जो जंजीर थी ये सबके लिए थी, बट मोस्टली इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। ऐसी बहुत सारी, मतलब अदरवाइज जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग नोट्स बना रहे होगे तो आपके नोट्स में कहीं ना कहीं ये रहता होगा, लोकेश सर ने ये पढ़ा है, लोकेश सर ने ये पढ़ा है, इसके बाद ये पढ़ा है, कहीं ना कहीं माइंड में आता होगा। अगर कभी आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ लिखोगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीजें रिपीट होंगी, है ना? अब इसका जो टाइम फ्रेम है उसमें ना इस जंजीर के बारे में इंफॉर्मेशन तो मिलती है, पर बहुत सारे ऐसे किस्से बहुत कम मिलते हैं कि जहां पर इसने न्याय खुद दिया हो लोगों को। मतलब मिलते हैं कि हाँ इसने जंजीर बनवाई थी, लोग आते थे घंटी बजाते थे, बट ऐसी इंफॉर्मेशन, इस तरीके के केसेस थोड़े से कम मिलते हैं, बट मिलते हैं। फाइनली मछलीपट्टनम में ये पहली बार क्या होता है? ये ब्रिटिशर्स के साथ विजिट करता है भाई, ब्रिटिशर्स से मिलता है। और इसी के टाइम पीरियड पे क्या होता है? कैप्टन हॉकिंस नाम का एक व्यक्ति आता है। कैप्टन हॉकिंस, जिसको इसने एक टाइटल दिया था। कौन सा टाइटल दिया था? इंग्लिश खां का। कौन सा टाइटल दिया? इंग्लिश खां। कौन सा टाइटल है? इंग्लिश खान का। कई बार अगर आपको खां लिखा मिल जाए या खान लिखा मिल जाए, उसमें परेशान मत होना, खां का मतलब भी खान ही है, तो उसमें परेशान मत होना। इंग्लिश खां का टाइटल किसको मिला है? कैप्टन हॉकिंस को मिला है। साथ ही साथ आगे चलकर एक और पर्सन आता है जिसका नाम था थॉमस रो। थॉमस रो जब ये कोर्ट में आया था तो थॉमस रो को पहले ही कैप्टन हॉकिंस ने क्या किया था? अवेयर किया था कि जैसे ही तुम कोर्ट में जाओ तो सबसे पहले काम क्या करना है? तुम्हें जहांगीर के पैरों को चूमना है। थॉमस रो कहता तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं क्वीन एलिजाबेथ का अपॉइंटेड ऑफिसर हूं, मैं क्वीन एलिजाबेथ के अलावा किसी और के सामने सर नहीं झुका सकता। तो यहां पे कैप्टन हॉकिंस बोलता है तुम ये मत सोचना कि तुम जहांगीर के सामने सर झुका रहे हो, उसके पैरों को चूम रहे हो। तुम ये सोचना कि उसके पैरों में लगे हुए सोने और हीरे जवाहरातों को चूम रहे हो। और होता भी ऐसे ही है। जब थॉमस रो आया तो वो सबसे पहले हैरान रह गया था जहांगीर के सर पे लगे हुए कोहिनूर हीरे को देखकर।
उसके बाद जब वो उसके पैरों पर झुका तो उसके पैरों में जो जूतियां थी उनको देखकर वो हैरान रह गया था, क्योंकि पूरी की पूरी जूती सोने और हीरे जवाहरातों से बनी थी। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फाइनली ये विजिट करता है और इसको क्या मिलता है, पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करने का मौका मिलता है। तो पहली फैक्ट्री कहां पर स्टैब्लिश होती है, सूरत में स्टैब्लिश होती है। किसको मौका मिला था, थॉमस रो। ये लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। फाइनली जहांगीर के द्वारा एक बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है तुजुके जहांगीरी। क्या नाम है, तुजुके जहांगीरी। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है। ठीक है, अब्दुल अहमद लाहौरी ने इसको क्या किया है, पातशाह नामा के रूप में लिखा। किसके रूप में, पातशाह नामा के रूप में लिखा है। ये ध्यान रखना, ये कई बार आपसे पूछा जा सकता है। तो दो बुक्स, एक तुजुके जहांगीरी जो कि इसकी ऑटोबायोग्राफी है, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है। एक और बुक आती है जिसको किसने लिखा है, अब्दुल अहमद लाहौरी ने लिखा है, और वो किस नाम से, पातशाह नामा से। पातशाह नामा में भी इसके द्वारा किए गए काम और इसकी लाइफ के बारे में बातें की गई हैं। फाइनली आगे बढ़ते हैं, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा जहांगीर के रूल का। अगर हम लोग जहांगीर के रूल का कंप्लीट इंपैक्ट देखते हैं तो जहांगीर का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम था वो क्या था, वो था पेंटिंग्स को लेकर। किसको लेकर था, पेंटिंग को लेकर था। किसको लेकर है, पेंटिंग को लेकर है। ध्यान रखना ये चीज, किसको लेकर है, पेंटिंग को लेकर है। तो अब ऐसा तो है नहीं केवल पेंटिंग ही करवाता रहता था, और भी बहुत सारे काम करवाए। तो कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट काम है, तो इसने जो भी बिल्डिंग्स बनवाई, मार्बल्स, डेकोरेशंस, जो भी आर्ट्स बनवाए, वो सब इसके महलों में जगह जगह पर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, अब इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एतमाउद्दौला का मकबरा। अब मैं क्यों पूछ रहा था कि आप में से कोई आगरा से है, वो इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में ही बनाया गया है। बेटा रणवीर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं आपको बता दूं, कई लोग ये चीज क्वेश्चन पूछते हैं, मैं कई बार इस चीज का जवाब दे चुका हूं, बट मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। अभी रिसेंटली तुम लोगों ने कई जगह पर देखा होगा कि जो अपनी हिस्ट्री है उसमें से मुगल एरा को हटाया गया है। यस, बिल्कुल हटाया गया मुगल एरा को, बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे सिलेबस में से मुगल एरा गायब है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, किया क्या गया है कि पहले क्या होता था कि मुगल एरा हर एक किताब में डाल दिया गया था, है ना। क्लास 6 से पढ़ना शुरू किया, पता चला क्लास 12 तक आप मुगल एरा ही हर जगह पर पढ़ रहे हो, बट वो जरूरी नहीं है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल ये चीज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कई बार मैथ का, साइंस का, ठीक है, अगर आपको साइंस में क्लास 6 में पढ़ाया गया था एयर, वाटर, गैस, और वही चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आपके 11th में भी रहते, 12th में भी रहते, सारी क्लासेस में वही चैप्टर कर दिए जाते, तो क्या आपकी साइंस की नॉलेज बढ़ती, नहीं बढ़ती। आपको क्लास 6 में पढ़ाया गया था मे बी परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, तो क्लास 6 में जो परसेंटेज पढ़ा था, क्या वही चैप्टर अगर आपका 8th 9th 10th 11th 12th सब में डाल दिया जाता, क्या मैथ की नॉलेज बढ़ती, नहीं बढ़ती, नहीं बढ़ती ना। तो इसीलिए, क्योंकि हमारी हिस्ट्री बहुत वास्ट है, इतना सब कुछ है हमारे इतिहास में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, हर जगह पर भारत के इतिहास के बारे में बहुत कुछ है, तो सबके बारे में उतनी इंफॉर्मेशन तो मिलनी चाहिए। इसीलिए क्या किया गया, कुछ क्लासेस में से मुगल एरा को हटाया गया है ताकि बच्चों को बाकी हिस्ट्री भी पढ़ने का मौका मिल सके, बस इतना चेंज किया गया है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मुगल एरा आप नहीं पढ़ोगे, बिल्कुल पढ़ोगे। ठीक है, उतना ही पढ़ोगे जितना रिलेवेंट है, जितना जरूरी है, हर क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यूपीएससी भी पूछेगा, ऐसा नहीं नहीं पूछेगा, पूछेगा, बट नेक्स्ट टाइम से यूपीएससी और भी कई सारे वंशों के बारे में, और भी कई सारे राजाओं के बारे में पूछेगा। जैसे मैंने आपको एक वंश नहीं बताया, आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे, कारकूट वंश, किसी ने सुना है ये नाम, कारकूट वंश के बारे में नहीं सुना होगा, नहीं सुना ना। एक ऐसा राजा था, एक ऐसा राजा था जिसने पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया को कैप्चर कर रखा था आफ्टर द हर्षवर्धन, जिसने चीन के बॉर्डर से लेकर ईरान के बॉर्डर तक को सबको कैप्चर कर रखा था। ठीक है, सब कुछ कैप्चर कर, सारे के सारे माउंटेन जितना भी है, आप देखते हो ना ज्योग्राफी में, ट्रांस हिमालय, हिमालय, ये पूरा रीजन इसके पास आता था, और नीचे नॉर्थ एमपी तक का बॉर्डर इसके पास आता था। एमपी में जो विंध्याचल रेंज है वहां तक का पूरा पार्ट इसके पास चला जाता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे राजा है। मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, ललितादित्य मुक्तापीठ के बारे में। ठीक है, जो कश्मीर का राजा था। अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पर कश्मीर का इतिहास ही बदल दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल ही बदल दिया गया है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो आप, बट नो डाउट आज के टाइम पर हमको पता चला तो हम दोबारा पढ़ सकते हैं, है ना। फाइनली फिर आता है यहाँ पे मुगल पेंटिंग। उससे भी बड़ी बात पता है क्या, एक चीज मैं और भी बताता हूँ। ललितादित्य मुक्तापीठ ने एक टेम्पल बनवाया था जिसे कहते थे सन टेम्पल।
ठीक है, सन टेम्पल। सोचो इतिहास को बदलने का तरीका किस तरीके का है कि उस चीज को लोगों ने क्या, शैतान की गुफा लिखना शुरू कर दिया। और उससे भी मूर्खतापूर्ण बात यह है कि हम लोगों ने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। और उससे भी मूर्खता की बात यह है कि एग्जामिनर्स उसको पढ़ाना चाह रहे हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं शैतान की गुफा के आर्किटेक्चर को लेकर, और ये बता रहे हैं ये पहले मंदिर था, अब इसे शैतान की गुफा कहते हैं। कैसे एक मंदिर को आप शैतान की गुफा कह सकते हो? तो इतिहास को कहीं ना कहीं तोड़ने मरोड़ने का काम जो करते हैं कई ऐसे लोग करते हैं इतिहासकार, तो वो गलत है। अब फिलहाल इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अब फाइनली वापस पहुंचते हैं। तो इसके टाइम पीरियड पे सबसे ज्यादा अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट थी वो क्या थी, पेंटिंग। ऐसा कहा जाता था, ये खुद भी एक बहुत बेहतरीन क्या था, पेंटर था। कहते थे कि कई सारे पेंटर्स अगर मिलकर एक पेंटिंग बनाते हैं तो ये डिफाइन कर सकता था कि फूल किसने बनाए, पत्ती किसने बनाए, आंखें किसने बनाई, लिप्स किसने बनाए, नाक किसने बनाई, आंखें किसने बनाई, बाल किसने बनाए, माथा किसने बनाया, हाथ किसने बनाया, ईच एंड एवरीथिंग ये बता देता था। क्यों बता देता था? क्योंकि खुद भी एक बहुत अच्छा पेंटर था, बहुत अच्छा पेंटर था, ऐसा कहते हैं। फाइनली इसने कई सारे पेंटर्स को क्या किया, अपने दरबार में रखा, जिसमें से अब्दुल हसन थे, ठीक है, बिशन दास थे। बिशन दास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटर्स में से एक थे। एक उस्ताद मंसूर थे। अब सबसे मजेदार बात क्या है, आप इसके पीछे देखोगे इस एक तरह का चक्र बना हुआ है इसके सर के पीछे, जैसा कि आप लोग देखते हो हिंदू देवी देवताओं के पीछे होता है ना। हिंदू देवी देवताओं के पीछे चक्र सा क्या होता है, वो उनका ऑरा होता है ना। उनकी जो एनर्जी होती है ना वो दिख रही होती है हमको। कोई पर्सन अगर आपके सामने आता है, कोई बहुत इंटेलिजेंट पर्सन आपके सामने आता है, तो आपको उसका फेस देखकर कुछ एक अलग सा एक मतलब फील आता है कि यार ये पर्सन कितना नॉलेजेबल है। एक अट्रैक्शन होता है आपको उस व्यक्ति के फेस पर कि यार इसको कुछ तो है इसके अंदर, क्योंकि मैं अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ इस पर्सन से। तो वो जो अट्रैक्शन है वो क्या है, एक्चुअल में उस पर्सन का ऑरा है। क्या है? उस पर्सन का ऑरा है। तो ये जो ऑरा है ये क्या यहां पर दिखाना शुरू किया। अब कैसे हुआ? तो एक बार की बात है, जहांगीर अपने दरबार में बैठा था, पेंटिंग्स देख रहा था। तो बिशन दास ने एक पेंटिंग दिखाई इसको। इसने पेंटिंग देखी, इसने बोला ये पीछे क्या बना हुआ है? बोलता ये तो ईश्वर के द्वारा उसकी आभा है, उसका ऑरा है। आभा मतलब ऑरा। तो उसने बोला अच्छा ऐसा कैसा हो सकता है कि किसी ईश्वर के पीछे आभा हो सकती है? बोलते नहीं, हमारे में जो ईश्वर होते हैं वो इतने महान हैं, इतने पवित्र हैं कि उनकी आभा हर जगह फैलती है, तो हम लोग पिक्चरों में उसको बनाते हैं। तो इसने बोला अच्छा। ये तुरंत तलवार निकालता, बोलता अब बताओ मेरी गर्दन के पीछे, मेरे सर के पीछे आभा दिखती है? हुजूर दिखती तो नहीं है, पर हाँ हम बना देंगे, क्योंकि भाई जो दिखेगा वही बिकेगा, वही फॉलो किया जाएगा, वो वाली थ्योरी है। तो इसने भी क्या किया, बनवाना शुरू किया कि भाई मेरे सर के पीछे ही बनवाओ। एंड फाइनली जो भी आप पेंटिंग देखोगे आगे चलकर, जितनी भी पेंटिंग्स बनी उन सभी में आपको कहीं ना कहीं इस तरीके की इमेज दिखेगी सर के पीछे। वो हुआ ही इसी वजह से। तो फाइनली ये कई बार पूछा जाता है, अब्दुल हसन, बिशन दास और उस्ताद मंसूर, इनके बारे में पूछा जाता है, ध्यान रखना ये चीज। फाइनली आगे बढ़ते हैं। शाहजहां। कौन? शाहजहां। शाहजहां के बारे में बात करते हैं जल्दी। सबसे पहले 1632 अहमदनगर में। एक सेकंड, शाहजहां यहां पे ये कैसे आ रहा है? शाहजहां बीच में, शाहजहां का ऐसे कैसे आ रहा है यार? पैदा तो हुआ ही नहीं है शाहजहां, पहले कैसे आ गया? कुछ तो गड़बड़ है दया। ओ चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ है इसमें, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है, हम इसे सही कर लेंगे। ठीक है, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, वी विल इम्प्रूव दिस। कहीं तो गड़बड़ हुई है यार, लग रहा है लगाते टाइम इन लोगों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। चलो कोई बात नहीं। तो फाइनली 1627 से वैसे बोला जाता है, कुछ जगह पर 1628 बोला जाता है, कोई इसमें घबराने वाली बात है नहीं। ठीक है, यहां से क्या होता है, शाहजहां का टाइम पीरियड शुरू होता है। शाहजहां के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो शाहजहां जब ये पावर में आता है, तो पावर में कहां पे बैठता है? आगरा में बैठता है। कहां पे बैठता है? आगरा में बैठता है। तो ध्यान रखना कहां पे? आगरा के लाल किले में ये क्या होता है, गद्दी पर बैठता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया आपके लिए? आगरा हो गया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। कब है? 1628। वैसे पावर में आने की जो बात होती है वो कब आती है? 1627 आती है। ठीक है, इसके भी डिस्प्यूट किससे के साथ था? अपने पिता के साथ थोड़ा बहुत था। अब थोड़ा बहुत जो डिस्प्यूट था वो चलता रहता था। कई सारे जितने भी इसके बेटे थे वो सबके सब मारे गए थे। कुछ को शाहजहां ने मारा, कुछ को इसने भगा दिया कि भाई
अगर यहाँ पे रहोगे तो मैं मार दूंगा, अदरवाइज यहाँ से चुपचाप क्या करो, निकल जाओ। तो सबसे पहले तो लिख लो ही टेक अ थ्रोन। एक काम करो, एक एक्स्ट्रा ऐड कर लो यहाँ पर और यहाँ पे लिख लो इसकी माता जी का नाम क्या था, मानबाई, बट मानबाई की डेथ हो जाती है तो वो बात अलग है। पर इसके पिता जहांगीर, कौन है, जहांगीर, माता मानबाई। ठीक है, दूसरी चीज, appoint the असफ खां एज अ वजीर, असफ खां को क्या बनाया इसने, अपना वजीर बनाया। असफ खां कौन है, असफ खां कौन है, फादर ऑफ मुमताज महल, या मुमताज ही लिखो, फादर ऑफ मुमताज। कौन है फादर ऑफ मुमताज, असफ खां। क्लियर है? मैरी विथ, कौन है, अर्जुमंद बानो बेगम। किससे विवाह किया था इसने, अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह किया था। और यही आगे चलकर क्या बनती है, आगे चलकर यही क्या बनती है, मुमताज। एंड शी वॉज डाइड इन 1631। कुछ जगह पर 32 आता है तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं, कि 1632 के आसपास ही क्या हुआ है यहाँ पर, क्या बोलते हैं उसे, ताजमहल की स्थापना शुरू हुई है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो 1632 ही लिख लो तुम। 1632 में इसकी डेथ होती है, कैसे, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ 14th चाइल्ड, 14वें बच्चे को जन्म देते समय। इसकी जो शादी हुई थी अर्जुमंद बानो बेगम से, वो कब हुई थी, 1610 में हुई थी। तो 1610 से लेकर 1632 तक ये इसके साथ रहती है, करीबन करीबन 21 साल के आसपास। एंड उन 21 सालों में लगातार बेचारी क्या होती रहती है, बच्चों को जन्म देती रहती है। ठीक है, क्लियर। तो 14वें बच्चे को जन्म देते समय क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। एंड इसकी डेथ की वजह से क्या होता है, फाइनली ये बेचारा बिखर जाता है, टूट जाता है। इतना बिखरता है, इतना टूटता है कि मुमताज महल की कमी को पूरा करने के लिए इसकी छोटी बहन से शादी कर लेता है, कि यार कम से कम कहीं पर एक कवर अप हो जाएगा। मुमताज महल भी इसकी शायद 3rd या 4th वाइफ थी। ठीक है,
एंड मुमताज महल से सबसे ज़्यादा प्यार भी करता था, इतना प्यार करता था कि उसके बिना रह नहीं पा रहा था। 40 दिन तक का शोक बनाता है, इतना रोता है, इतना रोता है कि दाढ़ी सफ़ेद हो जाती है। उन 40 दिन में नहाता भी नहीं है, ठीक है, इतना वो होता है। उन 40 दिनों के बाद फिर इसे लगता है कि यार मुझे किसी तरीके से तो इस दुख को, इस दर्द को किसी के साथ बांटना होगा। कोई तो ऐसा मुझे मिले जो मुमताज महल की कमी को पूरा कर सके। कोई तो मेरे जीवन में ऐसा है जो मुमताज महल की कमी को खत्म कर सके। तो क्या डिसाइड करता है, मुमताज महल की जो छोटी बहन थी उससे शादी कर लेता है। आफ्टर दैट मैरी विद द यंगर सिस्टर ऑफ मुमताज महल, ताकि थोड़ा बहुत दिलासा मिल सके। ठीक है, रियली मैं भी चाहता हूं, पर वो बात अलग है, प्यार बहुत करता था। जैसे आज के टाइम पर हम लोगों के साथ होता है, हम लोगों के साथ होता, मतलब मेरे साथ तो नहीं होता, पता नहीं किसी के साथ होता होगा कि वो बात अलग है कि मेरी 5 गर्लफ्रेंड है, पर प्यार सबसे ज्यादा मैं तीसरी वाली से करता हूं। वो बात अलग है कि मेरी 4 वाइफ हैं, पर प्यार में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर वाली से करता हूं। ठीक है, तो वैसे ही कुछ इसका भी हिसाब था। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि वहां पे बताई नहीं थी। तो फाइनली यहां पे आपको पता चल गई है। इसी ने क्या किया था, किला मुबारक स्थापित किया था दिल्ली में। दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया, किला मुबारक बनाया। किला मुबारक जिसे एक्चुअल में क्या कहा जाता था, अनंगपाल का किला, जिसे एक्चुअल में क्या कहा जाता था, फोर्ट ऑफ अनंगपाल। क्या कहते थे, फोर्ट ऑफ अनंगपाल कहते थे इसको। क्या कहते थे, फोर्ट ऑफ अनंगपाल कहते थे। ध्यान रखना ये चीज, कई बार आपसे पूछा जाए तो पता होना चाहिए। फाइनली अब आगे देखते हैं शाहजहां के बारे में। 1632 में ये क्या करता है, अहमदनगर फाइनली क्या करता है, जीत लेता है। किससे, बीजापुर से। किससे, बीजापुर से। बीजापुर में या अहमदनगर में इस समय पर किसकी पावर है, तो बहामनी एम्पायर है। कौन है, बहामनी एम्पायर से जीतता है। किससे जीतता है, बहामनी एम्पायर से जीतता है। 1632 में शाहजहां क्या करता है, पुर्तगालियों से मिलता है, नियर हुगली। किससे, नियर हुगली। ठीक है, तो इनके साथ कुछ ट्रेड को लेकर डिस्प्यूट्स थे, उनको खत्म करता है। अब वो खत्म कैसे होते हैं, एक लड़ाई होती है, उस लड़ाई में पुर्तगालियों को ये हराता है, और हराने के बाद फाइनली क्या करता है, उनसे बोलता है कि भाई देखो, अधिकार सिर्फ उतना ही जितना हम तुमको देंगे, ज्यादा हाथ पैर फैलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम अपने एरिया में रहो, हम अपने एरिया में रहेंगे। नो डाउट पुर्तगाली बहुत पहले आ चुके हैं, तो पुर्तगाली कहीं ना कहीं अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, और इसीलिए इसने क्या किया, कंट्रोल किया। एंड बाद में क्या करता है, उनके साथ ट्रेड के लिए डील भी साइन करता है। ठीक है, इसके टाइम पीरियड को गोल्डन एरा भी कहा जाता है। अब कई लोग कहते हैं गोल्डन एरा, बट अनफॉर्चुनेटली गोल्डन एरा नहीं है। गोल्डन एरा क्यों नहीं है, तो समझ लेना, ये डिस्प्यूटेड है। क्यों डिस्प्यूटेड है, कुछ लोग कहते हैं कि सर गोल्डन एरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय पर बहुत सारे आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। क्या हुआ, बहुत सारा आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। क्या गोल्डन एरा इसलिए कहा जाएगा, नहीं। बट डिस्प्यूट किस चीज को लेकर है, क्योंकि इस टाइम पर जितनी भी वॉर्स होती हैं इसके टाइम पीरियड पे, ठीक है, मैक्सिमम मनी जो थी वो कहां पे हो जाती है, डिस्ट्रॉयड इन वॉर।
सारा पैसा इसका कहाँ पे बर्बाद होता था? वॉर में बर्बाद होता था। कहीं से भी जो भी पैसा मिला वो क्या होता था? कहाँ पे बर्बाद होता था? वॉर्स में बर्बाद हो जाता। तो इसका खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था, बिल्कुल खाली हो चुका था। इवन ये आर्किटेक्चर जो भी बनवा रहा था, इवन कई बार ऐसा भी पता चलता है कि जो भी आर्किटेक्चर ये बनवा रहा है उसमें पे करने के लिए कुछ नहीं है, लोगों को दे ही नहीं रहा है। ठीक है, बिल्डर्स ऑफ बिल्डर, बॉब द बिल्डर हैं। चलो फाइनली आर्किटेक्चर डिजाइन यहाँ पे बहुत सारे डेवलप होते हैं। यहाँ पर एक नाम आता है उस्ताद इंशा का और ईशा महमूद का। ठीक है, ये 2 पर्सन थे, इन्हीं 2 पर्सन का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमको देखने को मिलता है। कहां पर? ताजमहल में। कहां पर? कहां पर? ताजमहल में। यहां पर एक पर्सन का नाम और मिलता है, बेबादल खान, जिसने पीकॉक थ्रोन बनाया था। इसी पीकॉक थ्रोन को हम लोग बोलते थे तख्त ए ताउस। क्या कहते थे? तख्त ए ताउस कहते थे। ध्यान रखना। क्या? तख्त ए ताउस। क्या कहते थे? तख्त ए ताउस कहते थे। ठीक है, और ये पीकॉक थ्रोन अपने आप में सबसे बेहतरीन इसलिए था क्योंकि पूरा का पूरा जो पीकॉक थ्रोन था वो सोने से बना था। किससे बना था? सोने से। और इसी के ऊपर क्या अमीर खुसरो की कुछ लाइनें भी लिखवाई गई थी कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं पर है, यहीं पर है। ठीक है, फाइनली इसका कंट्रीब्यूशन अगर देखें आर्किटेक्चर को लेकर है, नो डाउट ये हम लोग अभी ऑलरेडी देख ही चुके हैं। बहुत सारी चीजें इसने बनवाई थी। सबसे पहले लाल किला दिल्ली का, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। क्या कहते हैं इसे? इसे क्या कहते हैं? फोर्ट ऑफ अनंगपाल। जो तोमर डायनेस्टी के राजा थे उनके नाम से इसका नाम था। क्या? अनंगपाल तोमर के नाम से। तो फोर्ट ऑफ अनंगपाल। इसी ने आगरा के फोर्ट के भी कई सारे पार्ट बनवाए थे। जामा मस्जिद जो दिल्ली की है वो इसने बनवाई थी। ठीक है, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? लाहौर में। अच्छा, लाहौर में जो लाल किला था, लाहौर में क्या है? जो लाल किला है, रेड फोर्ट। लाहौर में जो रेड फोर्ट है ये किसने बनवाया? ध्यान रखना जी, जहांगीर ने बनवाया था। ये किसने बनवाया? जहांगीर ने बनवाया। फिर आता है शालीमार गार्डन, लाहौर में जो बनवाया था। सेक्शन ऑफ लाहौर फोर्ट वो भी इसने तैयार करवाया था। जहांगीर का मकबरा इसने बनवाया था। ठीक है, ये कहां पर बनवाया था? शाहदरा में। कहां पे? लाहौर। कहां पे बनवाया? लाहौर में बनवाया। तख्ते ताउस ये मैं आपको बता ही चुका हूं, पीकॉक थ्रोन के बारे में बात हो रही है। और शाहजहां मॉस्क जो थत्ता में बना हुआ वो भी इसी के द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है, बट आप कहोगे सर शाहजहां मॉस्क, बिल्कुल हाँ, शाहजहां ने अपने लिए क्या एक मॉस्क भी तैयार करवाई थी स्पेशली। कहां पर? थट्टा में। तो ये आप जो देख रहे हो जामा मस्जिद है, ये रेड फोर्ट है दिल्ली वाला। पर दिल्ली का जो लाल किला ये एक्चुअल में लाल नहीं था, ये एक्चुअल में सफेद रंग का हुआ करता था। अंग्रेजों ने इसके ऊपर क्या किया था? पूरा लाल पत्थर लगवाया था। क्यों लगवाया था? क्योंकि व्हाइट कलर को मेंटेन करने में बहुत दिक्कत होती थी। तो इनको पता चला आगरा में लाल पत्थर मिलता ही है, वहां से यहाँ मंगवाते हैं और लगवा देते हैं। तो पूरे के पूरे फोर्ट को लाल करवाया था किसने? अंग्रेजों ने, ऐसा कहा जाता है। और ये जो आप देख रहे हो कुछ इस तरीके का पीकॉक थ्रोन था, कुछ इस तरीके का पीकॉक थ्रोन था। अब आप में से कई लोग कहेंगे सर क्या आज के टाइम पर ये है? तो ऐसा कहा जाता है हाँ, इसके कुछ पार्ट्स हैं जो अलग अलग तोड़ दिए गए थे। कुछ ने कहते हैं कि इसका एक जो पार्ट है वो आज भी जो ईरान का जो म्यूजियम है, गोल्ड रिजर्व जहाँ पे रखा जाता है वहाँ पे रखा हुआ है एक पार्ट। एंड एक पार्ट इसका आज भी थोड़ा मतलब मिसिंग बताया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट बातें हैं, कुछ लोग कहते हैं पिघला दिया गया, कुछ लोग कहते हैं तोड़ दिया गया। बिल्लाल अभी हमें इसके बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ताजमहल ये आपको बता ही चुका हूं मैं, आगरा में। ठीक है, कब बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था? अर्जुमंद बानो बेगम की डेथ पर बनाया गया था 1631 1632। ये दोनों चीजें देखने को मिलती हैं, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। गुरु हरगोविंद सिंह के साथ इसके क्या होते हैं? डिस्प्यूट होते हैं, जो कि 6 गुरु थे। और इनका द्वारा बनवाया गया जो गुरुद्वारा था वो भी इसने क्या किया था? तुड़वाने का काम किया था, उसे डिस्ट्रॉय करने का काम किया था। कहां पर? लाहौर में। कहां पर? लाहौर में। ये फाइनली आप लोग यहां पर देख सकते हो क्या है? ताजमहल है। क्या है? ताजमहल है। फाइनली
यहाँ पे एक पर्सन के बारे में पता चलता है, कौन? इनायत खां। कौन? इनायत खां। इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था शाहजहांनामा, और इस बुक में इसने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी हैं जिस इंफॉर्मेशन से हमको ये पता चलता है कि इसके टाइम ड्यूरेशन कितना ज्यादा डिस्प्यूटेड था। ठीक है। दारा शिकवा इसी का बेटा था जिसने भागवत गीता और उपनिषदों को क्या किया था? ट्रांसलेट किया था। उपनिषदों को जब इसने ट्रांसलेट किया तो उसे एक नाम दिया। वो नाम क्या दिया? शेरा-ए अकबर। क्या नाम दिया? शेरा-ए अकबर नाम दिया। ठीक है। कई सारे उपनिषदों को क्या करता था? फारसी भाषा में ट्रांसलेट करता था। इसने जब ये संस्कृत का और कई सारी भाषाओं का क्या था? बहुत बड़ा विद्वान था। सबसे बड़ी बात क्या है? ये जो दारा शिकवा है, इसी ने एक बहुत बड़ा काम और किया था। वो क्या किया था? इसने एक सिटी स्टैब्लिश की थी जिसका नाम क्या था? क्या था? शिकोहाबाद। शिकोहाबाद ये स्टैब्लिश करना का चाहता था एज अ एजुकेशन हब। अगर ये दारा शिकवा इसको एज अ एजुकेशन हब स्टैब्लिश कर देता शिकोहाबाद को, तो 101% था कि अंग्रेज और आज के टाइम पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो मजबूर हो जाती कि आगरा को ही कैपिटल बनाना पड़ता। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आगरा ऑलरेडी इस काबिल था कि उसको कैपिटल बनाया जाए, उस काबिल था। अंग्रेज भी ये सोच रहे थे कि भाई आगरा को बनाए कैपिटल, दिल्ली को बनाए, किसको बनाए? अंग्रेज भी ये चीज सोच रहे थे। ठीक है, अंग्रेज भी ये चीज सोच रहे थे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर मान लो एक एजुकेशन हब के रूप में उसने स्टैब्लिश किया होता तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं अंग्रेजों के टाइम पर भी दिख रहा होता। और इतने बड़े लेवल पर अगर आर्किटेक्चर डेवलपमेंट उस जगह पर होता तो 100% था दारा शिकवा वहां पर ये इंपैक्ट डाल देता। क्लियर है? वो इंपैक्ट डाल सकता था। बट होता क्या है? होता यह है कि इनके भाइयों की आपस में होती है लड़ाई। तो औरंगजेब अपने भाई को क्या करेगा? निर्ममता से मारेगा। इतनी निर्ममता से मारेगा कि लिटरली तुम सोच के हैरान रह जाओगे। फाइनली एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले 1657 से लेकर 58 तक शाहजहां के जितने भी बेटे होते हैं इनकी आपस में चलती है लड़ाई। और इस लड़ाई में जो औरंगजेब है वो क्या करता है? अपने भाइयों को निपटा देता है। अपने भाइयों को क्या करता है? निपटाता है। कौन कौन? सबसे पहले तो दारा शिकवा, ठीक है, शाह सूजा, और अगला मुराद। शाह सूजा ये तो भाग जाता है इंडिया से, बोलता भाई मुझे रहना ही नहीं है। ये किसी तरीके से अपनी जान बचाकर इंडिया से भागता है। ये किसी तरीके से अपनी जान बचाकर इंडिया से भागता है। मुराद बेचारा मारा जाता है। दारा शिकवा एक्चुअल में दक्कन में बैठा था। क्या हैंडल, सॉरी, औरंगजेब जो था वो क्या कर रहा था? दक्कन में हैंडल करता था। ये दक्कन हैंडल कर रहा था। दक्कन मतलब दक्षिण को हैंडल कर रहा था, दक्षिण साउथ इंडिया को। जब ये दक्कन में बैठा हुआ था तो इसने बोला अपने भाइयों से, यार तुम लोग एक काम करो मुराद, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, तू वैसे भी ज्यादा काबिल है, और दारा शिकवा को हरा और मैं तुझे सपोर्ट करता हूं। तो पहली लड़ाई में दारा शिकवा ने मुराद को डिफीट कर दिया था। फिर दूसरी लड़ाई होती है तो मुराद लेता है यहां पर औरंगजेब की हेल्प लेकर अटैक करता है। तो इसमें क्या होता है? दारा शिकवा हारता है। जैसे ही दारा शिकवा हारता है तुरंत मुराद को क्या करता है? धोखे से औरंगजेब मार देता है। क्या करता है? धोखे से मार देता है। जैसे ही यहाँ पे धोखे से मारता है शाह सुजा को पता चलता है भाई साहब ये वाला तो बगावत कर रहा है, ये तो अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है। शाह सुजा के पास मैसेज आता है कि भाई मैं तुझे सपोर्ट करूं, मैंने तो तेरे लिए ही इसको मारा है। शाह सुजा कहता है अच्छा मेरे माथे पर कुछ लिखा है क्या? बोलता हाँ लग तो रहा है शायद कुछ लिखा है। बोलता ले मिटा दिया, मैं जा रहा हूं यहां से, तुझे जो करना है करता रहे, मुझे पता है तू कैसा आदमी है। ठीक है। अब ऐसा हो क्यों रहा था? हो इसलिए रहा था शाहजहां का रूल काफी हद तक लिबरल था, बहुत ज्यादा ना हो बट फिर भी काफी हद तक क्या था? लिबरल था। दारा शिकवा अगर पावर में आ जाता, अगर दारा शिकवा पावर में आ जाता तो ये क्या करता? लिबरल पॉलिसीज लेकर आता, और उन लिबरल पॉलिसीज को ये सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो इसको सपोर्ट किसने किया? जितने भी काजी और उलेमा थे, सपोर्टेड बाय
काजी एंड उलेमा, जितने भी काजी और उलेमा थे, जितने भी रेडिकल थिंकर थे, उन सभी रेडिकल थिंकर्स ने इसको क्या किया, सपोर्ट किया। जितने भी रेडिकल थिंकर्स थे उन सभी ने, इन सभी ने सपोर्ट किया। ठीक है, और जब रेडिकल थिंकिंग हावी हो जाएगी, इसको इस तरीके के लोग सपोर्ट करेंगे, तो ये क्या करेगा आगे चलकर, बिल्कुल अपोजिट रूल लेकर आएगा, लिबर्टी तो नहीं करेगा। और ये कैसा था, काफी ज्यादा लिबरल था, है ना, काफी ज्यादा लिबरल था, सभी धर्मों को बराबर लेकर चल रहा था। फाइनली आता है औरंगजेब। कौन आता है, औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में बात करें तो मुमताज महल से पैदा हुआ था, शाहजहां और मुमताज महल का बेटा। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कि ये जो टाइम पीरियड है जिसमें लड़ाइयां चल रही हैं, तो 1658 में क्या करता है, ये अपने फादर को अरेस्ट कर लेगा। क्या करेगा, 1658 टू 1666 शाहजहां इन द अरेस्ट ऑफ औरंगजेब। किसकी अरेस्ट में था, औरंगजेब की अरेस्ट में था। और इतनी ब्रूटल कंडीशन थी, यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सोचो अपने पिता को 8 साल के करीब ये अपनी जेल में रखता है ना। और जिस जगह पर इसने रखा था, आप आज भी आगरा के किले में जाओगे, आप देखोगे एक जगह है शाहबुर्ज। शाहबुर्ज एक तरफ तो ओपन बालकनी जैसा बड़ा स्पेस है, दूसरी तरफ एक कमरा है बस। तो ये होता था, या तो उस कमरे में रहेगा, बाहर आएगा तो यहां पे रहेगा। सबसे अजीब बात क्या थी कि उस कमरे के अंदर केवल और केवल एक दिया दिया जाता था, एक सिंगल लाइट करने के लिए एक दिया दिया जाता था, कि इसी दिए से जो करना है कर ले, और तेल खत्म हो गया तो अगले दिन का इंतजार करना। उस कमरे में रहने के साथ साथ उस पूरे के पूरे एरिया में से ही केवल वो रह सकता था, उससे बाहर नहीं निकल सकता था शाहजहां। उसे खाने के लिए दिन में केवल एक ही टाइम दिया जाता था, केवल एक टाइम का खाना दिया जाता था शाहजहां को। दिन में केवल एक ही बार पानी दिया जाता था एक बर्तन में, कि इसी से तुम्हें सारे काम करने हैं, खाना पीना नहाना धोना सब इसी पानी से करना है, जो लिमिटेड वाटर है। तो शाहजहां की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि जब शाहजहां को अरेस्ट किया गया तो उससे पूछा गया कि भाई जो खानसामा होता है, खाना बनाने वाला, वो आता है, बोलता आप क्या खाना पसंद करोगे, तो कहता है जो दरबार में बना हो ले आओ। बोलता नहीं, वो ही तो नहीं ला सकते। बोलता क्या मतलब है, बोलता औरंगजेब ने ये आदेश दिया है कि आपको खाना सिर्फ दिन में एक ही बार मिलेगा। तो शाहजहां बड़ा हैरान रहता है, वो पूछता है कि ऐसी क्या चीज है जिसको खाकर मैं जिंदा रह सकूं, तो बोलता है केवल एक ही चीज है, और वो है चने। तो पूरे दिन में केवल और केवल वो चने खाता था। खानसामा भी थोड़ा सा स्मार्ट था, तो वो कभी भुने हुए चने देता था, कभी उबले हुए देता था, कभी मसाला डाल के देता था, कभी कैसे देता था, मगर देता था। ठीक है, पर देता रहता था उसको बेचारे को। फाइनली किसी तरीके से वो जीवित रहता है। बीच में तो कई चीजें ऐसी होती हैं, जब एक बार ऐसा होता है कि शाहजहां के पास पानी कम पड़ जाता है, तो वो पानी मांगता रहता है, देता नहीं है कोई आकर पानी, क्योंकि मना कर रखा है। ठीक है, मना कर रखा है, देता नहीं है। तो शाहजहां बता रहा है इस चीज को कि तुमसे अच्छे तो वो हिंदू हैं जो अपने पितरों के मरने के बाद भी उनको खाना खिलाते हैं। अपन लोगों में होता है ना एक वो पितृ पक्ष होता है, उस पितृ पक्ष में हम लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, है ना, पिंड दान करते हैं, ये सब काम करते हैं, वो 15 से 20 दिन जो होते हैं। तो ये कहता है अपने बेटे के लिए कि तेरे से अच्छे तो वो हिंदू हैं जो मरने के बाद भी अपने पितरों को दान देते हैं। तुमने आज के टाइम पर भी नोटिस किया होगा कि, या आपके दादा दादी अगर आपके घर में होंगे तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, या अगर आप गांव में आज के टाइम पर भी रहते हो तो भी आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि आपके दादा दादी घर से बाहर निकलते थे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, और हमेशा क्या करते थे, घर के दरवाजे पर पानी छिड़क देते थे इस तरीके से। आप सोचते हो क्यों छिड़क रहे हैं, पानी बर्बाद कर रहे हैं, वेस्टेज ऑफ वाटर है, क्यों ऐसे फैला रहे हो दरवाजे के बाहर, कई बार कहते होगे। बट
एक्चुअल में उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि सुबह सुबह जो पक्षी होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं दाना चाहिए होता है, थोड़ा बहुत पानी चाहिए होता है, ठीक है, ठंडक चाहिए होती है, ठीक है, तो उसके लिए डाल दिया जाता है, उसके लिए डाल दिया जाता था हमेशा पानी। और दूसरा क्या जोड़ा जाता था कि सुबह सुबह अगर आप दरवाजे पर पानी डाल दो तो उससे क्या होता है, आपके पितरों को शांति मिलती है, उनकी प्यास बुझती है। तो ये रीजन है। अब वो बात अलग है, साइंटिफिक रीजन ये कि भाई हम लोग जो पक्षी होते हैं उनके लिए डालते हैं, ठीक है, ये मेन रीजन है। बट कहाँ इसको जोड़ा इससे जाता है, कहानी सोचो कहां से कहां जा रही है। साइंटिफिक रीजन कुछ और है कि वही पक्षियों के लिए डाला जाता है, बट जोड़ा वहां जाता है ना। फाइनली खैर इस बात को छोड़ दे। फाइनली इसके फादर की जब डेथ होती है तो उनको भी ये दफन करता है। कहां पे दफन करता है वो आपको पता है, ताजमहल में दफन करता है। फाइनली अपने भाइयों की हत्या करता है और पावर अपने कंट्रोल में लेता है। अब रही बात दारा की, दारा वाला जो कंडीशन है, इसको तो सबसे बुरी तरीके से मारता है, सबसे ब्रूटल तरीके से इसको मारता है। और इसको कहां दफनाया गया ये भी किसी को पता नहीं चलने देता, बहुत ही गुप्त तरीके से इसको दफनाता है, ताकि कोई भी इसको आगे चलकर भी क्या ना कर सके, याद ना करे। दारा शिकवा वही व्यक्ति है जिसे दरवेश कहा जा रहा है। एक्चुअल में दरवेश किसको कहा गया था? दारा शिकवा को कहा गया था। एक्चुअल में दारा शिकवा को ही जिंदा पीर कहा जाता था। इसने बोला ये कैसे दरवेश हो सकता है, दरवेश मैं हूं। पूरे के पूरे लोग किसको बोलेंगे? मुझको बोलेंगे दरवेश। तो सबने डर के मारे औरंगजेब को दरवेश बोलना शुरू कर दिया। एक्चुअल में दरवेश किसको बोला जाता था? दारा शिकवा को बोला जाता था। किसको बोला जाता था? दारा शिकवा को बोला जाता था। दारा शिकवा जब पकड़ा जाता है तो सबसे पहले दारा शिकवा के किए गए जितने भी काम थे उन सबको डिस्ट्रॉय करता है, उन किताबों को, उन सबको डिस्ट्रॉय करता है। फिर उसके बाद अपने भाई को दरबार के बाहर निकलवाता है, उसके कपड़े उतरवाता है और उसे नग्न अवस्था में पूरे के पूरे दिल्ली में चलाता है। जहां जहां वो जाता है, मतलब उसके हाथ बांधे जाते हैं और घोड़े के साथ उसे चलाया जाता है, पूरी दिल्ली में घुमाया जाता है नंगे पैर, बिना कपड़ों के। और हर घर में ये संदेश दिया जाता है कि हर घर में हर व्यक्ति इसको पत्थर मारेगा, दारा शिकवा को। जिसने पत्थर नहीं मारा उसके घर में आग लगा दी जाएगी, उसके घर में सब लोगों को जानदा मतलब मार दिया जाएगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। तो हर घर में जो व्यक्ति है वो बेचारा डर के मारे क्या करे, तो डर के बेचारा हर व्यक्ति पत्थर फेंक के मार रहा है। फाइनली जब बिल्कुल एकदम अधमरी हालत में हो जाता है, जब ऑलमोस्ट अपनी लास्ट सांसें ले रहा होता है, तब इसकी गर्दन काटता है और काट के जो खाने की थाली होती है जिसमें खाना जा रहा था और शाहजहां का जिसमें खाना जाता था, उसी थाली में इसका सर रखकर इसके सामने रख देता है शाहजहां की, ये लो तुम्हारा प्रिय बेटा। ये काम किया था किसने? औरंगजेब ने। अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पर कई लोग बोलते हैं औरंगजेब हमारा आइडल है। सोचो, जो आदमी अपने भाइयों के साथ ये कर सकता है वो किसी का आइडल कैसे बन सकता है? इसका मतलब क्या है? हम लोग इतिहास को सही तरीके से नहीं पढ़ रहे, सही नजर से नहीं पढ़ रहे। फाइनली औरंगजेब क्या करता है? सबसे पहले तो अपने आप को एज अ सुन्नी मुस्लिम एस्टेब्लिश करता है। आपने सुना होगा पहले जब मैंने पढ़ाया था हुमायूं के टाइम पर, तो हुमायूं को मैंने बताया था वो शिया बन चुका था, तो ये बोलता नहीं मैं क्या बनूंगा? सुन्नी मुस्लिम बनूंगा। तो कन्वर्ट होकर क्या बनता है? सुन्नी मुस्लिम बनता है, अपने आप को एज अ सुन्नी एस्टेब्लिश करता है। रूढ़िवादी विचारधारा लिखा जाता है। ऑर्थोडॉक्स, रेडिकल का मतलब ऑर्थोडॉक्स। यहाँ पे जो पूछ रहे हो सर रेडिकल थिंकिंग से मीन्स क्या है, रेडिकल थिंकिंग से मतलब है ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे कई लोग कहते हैं कि सर ये पूरा एम्पायर औरंगजेब का था, नहीं था। ध्यान रखना, औरंगजेब के कंट्रोल में पूरा का पूरा भारत नहीं था। औरंगजेब के टाइम पर एक बहुत बड़ी ताकत यहां पर बैठी हुई थी इस तरीके से, जिनको हम लोग कहते थे मराठास। क्या कहते थे? मराठास। ध्यान रखना। और केवल मराठास नहीं थे, इस जगह पर छत्रसाल बुंदेला बैठे हुए थे। यहां पर ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, यहां पर राजपूत बैठे हुए थे। तो ये तो बिल्कुल नहीं बोल सकते कि पूरे भारत का बादशाह था, नहीं था। मैं पहले ही बता दूं, ना तो अकबर था ना औरंगजेब था, कोई भी नहीं था, ठीक है। यहां पे मराठास बैठे हुए थे, यहां पे राजपूत बैठे हुए थे, यहां पे छत्रसाल बुंदेला बैठे हुए थे। लेट मी क्लियर एवरीवन, ध्यान रखना इस चीज का। फाइनली ये पॉलिसीज लेकर आता है, लगातार क्या करता है? दक्कन के सारी स्टेट्स के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। इसके सामने दक्कन में दो सबसे बड़ी पावर्स थी, ठीक है। एक कौन थे? एक थे सबसे पहले
मराठास, एंड दूसरी तरफ कौन थे, बहामनी एम्पायर के लोग। बहामनी एम्पायर के लोगों को हराता है काफी अच्छे तरीके से, पर हराता किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ मराठा। इनको डिफीट अकेले नहीं कर पाता औरंगजेब, मैं पहली बता दूं, अकेले औरंगजेब ने डिफीट किया भी नहीं था, किया था किसकी हेल्प से, मराठास की हेल्प से। मराठाओं में आपने सुना होगा पुरंदर की संधि हुई थी, अभी हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे आगे चलकर। फाइनली बीजापुर 1658 में और गोलकुंडा को 1678 में। मैंने क्या बताया, बाय द हेल्प ऑफ मराठा, बाय द हेल्प ऑफ मराठास। किसकी हेल्प से किया था, मराठास की हेल्प से किया था। किसकी हेल्प से किया था, मराठास की हेल्प से किया था। क्लियर है। फाइनली एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम की तरह क्या करता है, अपनी लाइफ को जीना ये शुरू करता है, ठीक है। इस्लामिक स्टेट में इसको कन्वर्ट करता है एंड एस्टेब्लिश द रूल ऑफ, एस्टेब्लिश द रूल ऑफ कुरान एंड शरीयत। कौन सा रूल एस्टेब्लिश करता है, शरीयत और कुरान के अकॉर्डिंग रूल एस्टेब्लिश करता है। हिंदुओं के ऊपर वापस से क्या करता है, जजिया टैक्स एंड पिलग्रिम टैक्स को इंपोज करता है। कौन सा टैक्स, जजिया एंड पिलग्रिम टैक्स को क्या करता है, यहाँ पे इंपोज करता है। इसी के द्वारा 9th सिख गुरु जो थे, गुरु तेग बहादुर जी, उनकी क्या कर दी जाती है, हत्या की जाती है। और यह हत्या दिल्ली में हुई थी, जहां पे आज के टाइम पर शीशगंज साहिब बना हुआ है। कहां पर, दिल्ली, कहां पर, दिल्ली में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसे नहीं हुआ था कि मतलब इनकी हत्या ऐसे ही कर दी गई थी। आज के टाइम पर आप लोग कई बार कश्मीरी पंडित वाला डिस्प्यूट देखते होंगे। सोचो आज के टाइम पर कश्मीरी पंडितों की हालत है, उस टाइम पर भी कश्मीरी पंडितों के ऊपर अटैक किया गया था। उनको बोला गया था जबरदस्ती, क्या करो, इस्लाम स्वीकार करो। तो क्या करते, तो वो गए किसके पास, गुरु तेग बहादुर जी के पास। उनसे बोला कि हमारे साथ ऐसी ऐसी समस्या, अब हम क्या करें। तो यहां पर बोलते हैं गुरु तेग बहादुर की, एक काम करो, एक संदेश दे दो औरंगजेब को कि अगर तुम किसको कन्वर्ट कर सकते हो, गुरु तेग बहादुर जी को अगर कन्वर्ट कर लोगे इस्लाम में तो हम हो जाएंगे। सब डर जाते हैं कि यार क्या बोल रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी, पर हिम्मत करके बोलते हैं। गुरु तेग बहादुर जी को बुलाया जाता है दरबार में, आते हैं गुरु तेग बहादुर जी, बोला जाता है कि भाई क्या कर चाहते हो। बोलते मैं तो कुछ नहीं चाहता, मैं तो बस अपना धर्म पालन कर रहा हूँ, आप बताओ क्या चाहते हो। बोलते कन्वर्ट हो जाओ। बोलता वो तो नहीं हो सकता, वो तो नहीं हो सकता। औरंगजेब बोलता है कि ठीक है, अगर नहीं हो सकता है तो बताओ क्या करना है तुम्हारे साथ। बोलता है आप बादशाह हो, आप डिसाइड करो, मैं तो केवल एक भक्त हूं अपने ईश्वर का, मैं कैसे निर्धारित कर सकता हूं। जमीन पर बादशाह आप हो, मेरा कर्म तो ऊपर वाले ने मुझे बताकर भेजा, मैं वो कर रहा हूं। औरंगजेब यहाँ पे ब्रूटली टॉर्चर करता है इनको, बहुत ब्रूटली टॉर्चर करता है। इतना टॉर्चर करता है, इतना टॉर्चर करता है, लास्ट में इनको सर काट देता है इनका। ठीक है, लगातार टॉर्चर के बाद क्या किया जाता है, इनका सर काट दिया जाता है। तो ये हुआ था किसके साथ, गुरु तेग बहादुर जी के साथ। एंड इसी वजह से कश्मीरी पंडितों का उस समय पर धर्म बच पाता है। फाइनली इसका कॉन्फ्लिक्ट होता है किससे, शिवाजी महाराज के साथ। शिवाजी महाराज के साथ लगातार कॉन्फ्लिक्ट होता है। और सबसे बड़ी बात, शिवाजी महाराज के सामने कभी भी औरंगजेब नहीं किया था। जैसे अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने नहीं किया, बिल्कुल वैसे ही औरंगजेब भी कभी शिवाजी महाराज से लड़ने नहीं किया, क्योंकि उसे पता था अगर मैं गया तो मारा जाऊंगा, इट्स बेटर कि मैं किसी और को भेजूं। तो वो बहुत चुनकर, बहुत ज्यादा चुनकर मान सिंह को भेजता है। और मान सिंह नो डाउट एक राजपूत शासक थे एंड उनके हाथ में एक पावर थी ऐसी। और यही एक लड़ाई ऐसी है जहां पर शिवाजी महाराज हारे हैं, यही एकमात्र ऐसी लड़ाई जहां पर शिवाजी महाराज हारे हैं। ठीक है, किससे, मान सिंह से। फाइनली यहां पर एक संधि होती है, उस ट्रीटी में फाइनली क्या होता है, शिवाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में आगरा पहुंचना पड़ता है। एंड फिर वहां से बच के निकलते हैं। वो सारी आपने कहानी सुनी होगी, 1666 की बात है, आफ्टर द ट्रीटी ऑफ पुरिंदर। ध्यान रखना, कब, ट्रीटी ऑफ पुरिंदर, ट्रीटी ऑफ पुरिंदर, ट्रीटी ऑफ पुरिंदर, ध्यान रखना। 1665 की ट्रीटी है और 1666 में दरबार में पहुंचे थे।
ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बारे में अगर बात करें तो ध्यान रखना, कभी भी औरंगजेब से नहीं आ रहे, मान सिंह से आ रहे हैं, पहले ही क्लियर कर दो। कई लोग कहते हैं कि ये लड़ाई साम्राज्य की थी, नहीं, साम्राज्य की कोई लड़ाई थी ही नहीं। यहाँ पे जो भी लड़ाई थी शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में, वो क्लियर आइडियोलॉजिकल वॉर है। दोनों अपनी अपनी आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे हैं। औरंगजेब का कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। औरंगजेब स्पेशली सिर्फ और सिर्फ शिवाजी महाराज से लड़ने के लिए क्या होता है, दिल्ली छोड़कर दक्कन में आकर बैठता है, और कोई रीजन था भी नहीं उसके पास, और कोई रीजन नहीं था उसके पास, सिर्फ इसी वजह से आकर बैठा था वो वहां पर, और कोई रीजन नहीं था उसके पास। जैसे ही 25 साल उसने ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया में सर्व किया, 25 साल वो साउथ इंडिया में सर्व करता है औरंगजेब। जब 25 साल साउथ इंडिया में सर्व करा है तो नॉर्थ इंडिया में पूरी तरह से हलचल मची पड़ी है, ब्रूटल तरीके से हलचल मची पड़ी है। फाइनली शिवाजी महाराज यहां से भागते हैं, ठीक है, एंड भागने के बाद कहां पहुंचते हैं, वापस पहुंचते हैं पुणे, एंड फाइनली अपना रीस्टेब्लिश करते हैं पूरा का पूरा एम्पायर, ठीक है। 1674 में छत्रपति की उपाधि लेते हैं, हिंदूशाही शासक खुद को कहते हैं, और रीबिल्ड करते हैं पूरे के पूरे एम्पायर को। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है 1680 में। अगर शिवाजी महाराज 10-12 साल और जीवित रहते, ज्यादा नहीं, 10-12 साल और जीवित रहते अगर शिवाजी महाराज, तो ये निश्चित था कि पूरा का पूरा दक्षिण भारत शिवाजी महाराज के साथ हो जाता। ये सच्चाई थी। और नॉर्थ इंडिया में किसी तरीके से बस जान ही बचाता रहता औरंगजेब, और कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ जान बचा रहा होता अपनी, और कुछ नहीं कर पाता। फाइनली जैसे ये साउथ इंडिया में पहुंचता है शिवाजी महाराज के अगेंस्ट में, तुरंत ही नॉर्थ में कई सारे विरोध होते हैं, जैसे कि जाटों का विरोध होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट विरोध था ये मथुरा में। मथुरा में जो विरोध हुआ था, यहाँ पे जाटों ने क्या किया था, एक्चुअल में आगरा के ऊपर चढ़ाई की थी। आगरा में औरंगजेब था नहीं, आगरा के किले का ऐसा कहा जाता है दरवाजा उखाड़ के ले गए थे ये, और भरतपुर में आज के टाइम पर वो दरवाजा लगा हुआ है। इवन जो जाट शासक थे, जब वो जा रहे थे वापस, तो उन्हें मथुरा पड़ता है रास्ते में। मथुरा जब रास्ते में पड़ता है तो अकबर की कब्र थी वहां पे सिकंदरा में, उसकी कब्र उखाड़ देते हैं, और उसकी जितनी भी हड्डियां वड्डियां थी सबकी सब जला देते हैं, और पूरी की पूरी कब्र में जितना सोना चांदी लगा था सबका सब निकाल के ले जाते हैं, सब लूट लेते हैं। इसीलिए आप जितने भी, अगर आप ताजमहल देखोगे और भी जितनी कब्र देखोगे मुगलों की, सबकी सब बहुत शानदार बनी हुई है। अकबर की एक कब्र ऐसी है जो बिल्कुल एकदम साफ सुथरी एकदम बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि कुछ छोड़ा ही नहीं था, सब कुछ तोड़ ताड़ के चले गए थे, सब कुछ लूट के चले गए थे, पूरी की पूरी कब्र उखाड़ दी थी। वो तो बाद में फिर लीपा पोती के लिए वहां पे एक कब्र बना दी गई। आज के टाइम पर जहां पे आपको अकबर की कब्र दिख रही है, वहां पे अकबर एक्चुअल में दफन नहीं है अब, क्योंकि जो भी अंदर था वो सब तो जला के भस्म कर दिया इन लोगों ने। तो ये जाटों का जो विरोध हुआ था, ये किसके अगेंस्ट में हुआ था? जाटों के एक राजा थे गोकुल, उनकी हत्या की थी किसने? औरंगजेब ने, जिसका बदला ले रहे थे राजा राम। राम क्या है जाटों के राजा का? राजा राम नाम है, ध्यान रखना। फिर एक सतनामी विद्रोह। सतनामी बेचारे पंजाब में रहने वाले सीधे साधे सन्यासी टाइप के लोग थे। इन सन्यासी टाइप के लोगों का दो ही काम थे, एक पूजा पाठ और प्रार्थना करना, दूसरा काम कौन सा था? खेती बाड़ी करना, कोई और काम नहीं करते थे। तो यहां पर क्या होता है, औरंगजेब के कुछ सैनिक सतनामी जो व्यक्ति थे, जो लोग थे, उनको मार देते हैं जाकर। क्या करते हैं? उनको मार देते हैं जाकर। अब जब उनको मार देते हैं तो सारे सारे सतनामी जितने भी सन्यासी थे वो एकजुट होते हैं और औरंगजेब के अगेंस्ट हो जाते हैं। फिर बुंदेलाज में आपको बता ही चुका हूं, यहाँ पे छत्रसाल बुंदेला यहाँ पे लड़ाई लड़ते हैं, और लिटरली ऐसी लड़ाई लड़ते हैं कि औरंगजेब भी कांपता था कि छत्रसाल की तलवार का निशाना सिर्फ और सिर्फ मेरी गर्दन बन सकती है और कुछ नहीं। फाइनली यहां पे लगातार यही सब चीजें चलती रही। यहां पे औरंगजेब के टाइम पीरियड पे बनारस का विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ टेम्पल तोड़ा जाता है, केशव राय टेम्पल जो मथुरा का था वो तोड़ा जाता है, ठीक है। एंड भी कई सारे, एक और टेम्पल था बनारस का ही जिसको कहते थे बैद्यनाथ टेम्पल, सॉरी बैजनाथ टेम्पल। कौन सा? बैजनाथ टेम्पल। ये सारे टेम्पल एक्चुअल में इसी टाइम पीरियड पर तोड़े गए थे। केशव राय टेम्पल ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल है। इसी टेम्पल को तोड़ने के साथ साथ इसने क्या किया था, जो भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि वाला स्थल था उसको भी तोड़ा था, ठीक है। और जन्मभूमि वाला जो स्थल तोड़ा था उसी को तोड़कर क्या किया था इसने, पूरी की पूरी मस्जिद बना दी थी। आज के टाइम पर आप जो औरंगजेब मॉस्क देखते हो, ठीक है, एग्जैक्ट कृष्ण जन्मभूमि से लगी हुई, दीवार से लगी हुई जो बनी हुई है, वो एक्चुअल में वही है, कुछ और नहीं।
एग्जैक्ट बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है, ठीक है, बिल्कुल वही है। और अगर आज के टाइम पर जो डिस्प्यूट वहां पे चलता है कि वही वहां पर जो भी पत्थर लगे हुए हैं, जो पुराने पत्थर लगे हुए हैं, एक्चुअल में वो देवी देवताओं की मूर्तियां थी, जिनको तोड़ के वहां पे क्या बना दी गई, सीढ़ियां बनाई गई, और जो फर्श बनाया गया वो उन्हीं देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ के बनाया गया। तो ये बात सच है, उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इतिहास ही हमको ये बताता है। अगर वहां पे केशवराय टेम्पल होता, और ऐसा कहा भी जाता है, ये आपको मैं पहले ही बता दूं एक चीज, कि केशवराय टेम्पल जैसे ही तोड़ा था इसने, उसके बाद मथुरा का जितना भी एक वो था ना ग्लोरी थी, जितनी भी उसकी चमक थी, जो विख्याति थी उसकी, वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी उस टाइम पर। इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा और भी कई जगह थी जो कि इसके द्वारा तोड़ी गई, जैसे कि उड़ीसा का जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर अटैक किया गया। सबसे बड़ी बात है उदयपुर और जोधपुर, उदयपुर और जोधपुर के ऊपर ये स्पेशली अटैक करता। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, उदयपुर और जोधपुर के ऊपर अटैक करने का क्या रीजन था? एक्चुअल में उदयपुर और जोधपुर वाला जो रीजन था, यहां पे आता थे एक राजा जिनका नाम है राजा जसवंत सिंह। राजा जसवंत सिंह का कंट्रोल बड़ा जबरदस्त था, बहुत एजिड व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा एजिड व्यक्ति थे, पर मेंटली बहुत शार्प थे। इन्होंने ही एक्चुअल में इनडायरेक्टली हेल्प की थी, इनडायरेक्टली हेल्प की थी। किसकी हेल्प की थी? शिवाजी महाराज की। किसकी? शिवाजी महाराज की हेल्प की थी। शिवाजी महाराज ने जब पुणे जीता था तो ऐसे नहीं जीत पाए थे। पुणे में एंट्री लेने के लिए उन्होंने, उनके सैनिकों ने पूरे के पूरे क्या मुगलों जैसे कपड़े पहने थे, और वो आइडिया, वो कपड़े सब जसवंत सिंह ने दिए थे। बोलता था कि भाई देख, मैं आ जाऊंगा अगले दिन, 24 घंटे का टाइम है आपके पास, 24 घंटे में अगर आप पुणे को जीत लोगे तो पुणे आपका हुआ। अगर आपने ये काम 24 घंटे के अंदर नहीं किया और मैं अगर पुणे पहुंच गया तो फिर कभी आप पुणे नहीं जीत पाओगे। और ये रियलिटी थी, ये रियलिटी थी, ठीक है। तो जसवंत सिंह ने वो, अब इन्होंने, शिवाजी महाराज ने बोला तो फिर मैं करूं क्या, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो फिर किया क्या जा सकता है? बोलता मैं बताता हूं आपको, आपके पास 24 घंटे, 24 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है। ये पकड़ो मुगलों के सैनिकों के कपड़े, चले जाओ। दरवाजा अंदर से खुलता है, अरे वाह हमारे सैनिक आए, जैसे ही अंदर घुसे मारकाट शुरू। इतना मार मारी, इतनी मार मारी, शाहिद खां अपनी उंगलियां कटवा कर वापस आता है। तो ये पूरा इंसिडेंट जो हुआ था वो जसवंत सिंह की वजह से हो पाता है। जसवंत सिंह ही वो व्यक्ति थे जो औरंगजेब को रोक कर रखा था, जिन्होंने कि कोई मंदिर टूटना नहीं चाहिए। जसवंत सिंह से नाराज होकर जसवंत सिंह को भेज देता है कहां पर, काबुल, और यहां पे बोलता है कि भाई मंदिर तोड़ो। जैसे ही बोलता है मंदिर तोड़ो, जसवंत सिंह कहते हैं ऐसा है अगर एक भी मंदिर की ईंट हिली तो यहां पर काबुल में जितनी मस्जिदें बनी हुई हैं, जितने मकबरे बने हुए हैं, जितनी ईदगाह बने हुए हैं, सबके सब तोड़ दिए जाएंगे। औरंगजेब घबरा जाता है कि यार ये तो आदमी गलत है। औरंगजेब सबसे पहले माफीनामा लिखता है, लेटर लिखता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई, माफी मांगता हूं, एक भी दीवार नहीं हिलनी चाहिए किसी भी मस्जिद की, वरना मेरी जो ये सियासत है, मेरा जो तख्त है वो कहीं ना कहीं मेरे हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि भाई ताकत तो वही थी, ताकत तो वही थी, रेडिकल थिंकिंग के आधार पे था। और रेडिकल थिंकिंग ही खत्म कर देता अगर आदमी जाकर, तो क्या होता। और इसी वजह से उदयपुर और जोधपुर बच पाए। पर जैसे ही जसवंत सिंह की डेथ हुई, तुरंत यहाँ पर उदयपुर और जोधपुर के ऊपर यह अटैक कर देता है। और उदयपुर जोधपुर को उस समय पर बचा रहे थे कौन? एक व्यक्ति जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम हमेशा सेनापतियों में सबसे आगे रखा जाता है। दो ऐसे लोग हैं भारत में जिन्होंने मुगलों को लगातार धूल चटाने का काम किया है। एक असम के अहोम एम्पायर के लासित बोरफुकन, दूसरे जसवंत सिंह के सेनापति दुर्गादास राठौर। इन दोनों के बारे में जब भी पढ़ोगे ना, तुम जब भी इनके बारे में पढ़ोगे, तुम्हारे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाएगा कि यार ये क्या हो रहा है सर। तुम लिटरली इतना प्राउड फील करोगे कि किस देश में, वीरों की किस भूमि पर तुमने जन्म लिया है। तुम हैरान रह जाओगे ये चीज सुनकर, तुम लिटरली हैरान रह जाओगे। तुम गर्व से छाती ठोक कर कहोगे कि मैं इस देश का निवासी हूं जहां पर लासित बोरफुकन और दुर्गादास राठौर जैसे लोग रहते हैं।
और ये लिटरली प्राउड फील करने वाली बात है। आप ये मत सोचना कि ये बात राजपूतों की, आप ये मत सोचना ये बात किसी रिलीजन या किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की, नहीं, ये बात इस मिट्टी की है। क्योंकि इस मिट्टी में जो वीर पैदा हो सकते हैं वो कहीं और पैदा हो ही नहीं सकते, ये ध्यान रखना। ठीक है, फाइनली अगर आगे हम लोग बात करते हैं तो इसके टाइम पीरियड पे 15 सबसे बड़े जो इंपॉर्टेंट टेंपल्स थे उनको क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। अपने कोर्ट में किसी भी तरह की म्यूजिक, आर्ट, सबको ये क्या करता है, कंप्लीटली बंद करवा देता है। अब आर्ट में सबसे मजेदार बात क्या होती है, आर्ट में सिर्फ अपनी आर्ट अगर बनेगी, इसकी पेंटिंग बन रही है, अगर औरंगजेब की पेंटिंग बनेगी तो उसको एक्सेप्ट करेगा, पर कोई दूसरी आर्ट बन रही, किसी और की आर्ट बनेगी तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अजीब बात क्या होती है कि इसी आर्ट को लेकर एक इंसिडेंट है जो आप लोगों ने कई बार सुना होगा। राजस्थान के एक राजा थे किशनगढ़ के, उनकी बेटी को लेकर चारुमती। तो उनकी बेटी ने एक बार इसकी तस्वीर फाड़ दी थी, तो इसने बोला कि अब मैं चारुमती से क्या करूंगा, शादी करूंगा, और शादी करूंगा उसको अपने दरबार में रखूंगा, अपने ही सबसे निचली रानी बनाकर। तो चारुमती के पिता, छोटी सी रियासत थी, उन्होंने बोला ठीक है भाई कर लो शादी। अब उनकी बेटी कहते आप मुझे बचाओगे नहीं, तो बोलते बेटा तुझे बचाने के लिए पूरे के पूरे राज्य की महिलाएं कुर्बान हो जाएंगी। ठीक है, पूरे राज्य में इतनी बच्चियां हैं, उन सबका कत्लेआम होगा, उन सबका बलात्कार होगा, इससे अच्छा है एक व्यक्ति की क्या कर दी जाए, कुर्बानी दे दी जाए। तोहरा तो ये बलिदान है, ये समझ तेरे राज्य के प्रति। चारुमती बोलती है एक काम करो, अब मैं अपना खुद संभाल लूंगी। ठीक है, तो वो उस समय पर कांटेक्ट करती है आमेर के राजा से, वो बोलते हैं ठीक है मैं आता हूं तुमको लेने के लिए। उनके एक सेनापति थे, ठीक है, चूणावत, वो औरंगजेब की सेना से लड़ते हैं, और उनकी वाइफ और उनकी जो चूणावत जो थे उनकी स्टोरी है। उनकी वाइफ का नाम था रानी सहल कंवर, हांडी रानी, हांडी चौहानों की एक ब्रांच है, चौहान राजपूतों की। तो जब वो लड़ाई होती है तो उसमें एक्चुअल में जो चूणावत थे उनकी शादी ठीक एक दिन पहले हुई थी। तो उन्होंने यार मैं तो आज भी अभी शादी करके आया हूँ, अभी घर के जो रीति रिवाज है वो भी खत्म नहीं किए, तुम कह रहे युद्ध में जाओ। तो हांडी रानी उनको इंस्पायर करने के लिए कि नहीं तुमको जाना पड़ेगा, तो मन मार के बैठ गए कि यार मैं कैसे चला जाऊँ, कैसे चला जाऊँ। तो लास्ट में बोलते हैं कि यार मुझे अपनी कोई निशानी दे दे, कोई पहचान दे दे, कि यार कि तेरी याद आती रहेगी तो तेरी कोई पहचान मेरे पास रहेगी। नॉर्मली होता है औरतें अपनी पहचान के लिए फोटो दे दी, अंगूठी दे दी, इस तरीके से। ठीक है, तो वो क्या करती है, अपना सर काट के देती है कि तुम्हें पहचान चाहिए। मतलब कैसे आदमी हो यार तुम अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हो केवल इसलिए कि मेरी अभी अभी एक दिन पहले शादी हुई है, मैंने अपनी वाइफ के साथ टाइम नहीं बताया, लो तुम मेरा सर ले जाओ अपने साथ। तो अपना सर काट के दे देती है अपने पति को। तो बाद में जो चूणावत थे वो अपनी वाइफ का सर अपने गले से बांध कर, बालों से गले पर बांध देते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, लिटरली ऐसा कहा जाता है जैसे युद्ध भूमि में ऐसा लग रहा था जैसे चूणावत नहीं, साक्षात यमराज आकर युद्ध लड़ रहे हो, उस वक्त साक्षात यमराज लड़ रहे हो। तो ये भी अपने आप में एक वीरता है कि पति को इंस्पायर करना है भाई। देश पहले है, मिट्टी पहले है, कर्तव्य पहले है, बाकी सब चीजें बाद में। फाइनली इस समय पर मथुरा और बनारस के जितने भी टेम्पल्स थे उन सबको क्या किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, जिनकी वजह से उनकी जो ग्लोरी थी वो खत्म हो जाती है। जजिया टैक्स इंपोज किया था, तीर्थ यात्रा कर लगाता है, पिलग्रिम टैक्स भी साथ में लगाता है। इवन औरंगजेब ने ये तक किया था कि जो सूफी संत होते थे उन तक को पनिश किया। इवन कोई महिला सूफी संत की मजार नहीं बन सकती थी, किसी भी सूफी संत को कहीं पर भी जगह नहीं दी जाती थी। तो सूफीज्म, क्योंकि सूफीज्म क्या करते हैं भाई, म्यूजिक के थ्रू ईश्वर तक जाने का रास्ता। अब आप कहोगे सर ये सूफीज्म हमको इंडिया में क्यों मिला, वर्ल्ड की किसी और जगह पर सूफीज्म क्यों नहीं दिखा? रीजन है, इस्लाम जब इंडिया में आया था तो इस्लाम का एक्चुअल में मेन जो वो है वो क्या है कि किसी भी तरीके का कोई देवी देवता नहीं होता, किसी भी देवी देवता की कोई इमेज नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम तो यही था। बट जब वो इंडिया में आया इस्लाम, तो इंडिया में देखा यार यहां पर तो मंदिर बने हुए हैं, यहां पर तो मंदिर बने हुए हैं, हम तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, इंडिया में भी हम लोग कुछ बनाते हैं। हम क्या बनाएंगे, हम एक काम करते हैं मस्जिद बनाते हैं। अदरवाइज मस्जिद सिर्फ क्या है, केवल एक प्रार्थना स्थल है। इंडिया में
उसे खुदा का घर बना दिया गया, बट नहीं, इट्स ओनली अ प्रेयर हाउस। इसलिए आप नोटिस करो इंडिया में डिस्प्यूट हो जाता है, पर सऊदी कंट्रीज में किसी में भी जाओ मस्जिद को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं होता। अभी रिसेंटली एक डिस्प्यूट हुआ था, अपने लोगों ने सुना होगा कि सऊदी कंट्री ने एक मस्जिद को वहां से क्या कर दिया, तोड़कर उस जगह पर एक मॉल बना दिया बहुत बड़ा। बट इंडिया में अगर कुछ ऐसा होता है तो तुरंत डिस्प्यूट होता है उसके ऊपर। तो यहां पर इंडिया में जो आइडियोलॉजी वो बिल्कुल अलग हो गई। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो इस्लाम था वो कंप्लीटली हिंदुइज्म से इंस्पायर हो गया। क्या हो गया? हिंदुइज्म से इंस्पायर हो गया कि भाई इन्होंने मूर्ति बना रखी है तो हम भी एक मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद में एक पार्ट ऐसा बनाएंगे, दीवार ऐसी बनाएंगे जो सबसे पवित्र मानी जाएगी, उसकी तरफ मुंह करके हम लोग क्या करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। इंडिया में देखा यार, मरे हुए लोगों की भी को भी क्या किया जाता है, समाधि की तरह से रखा है। तो एक काम करो, हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे मजार बनाएंगे, दरगाह बनाएंगे। तो वो वाला कॉन्सेप्ट इंडिया से लिया, क्योंकि इंडिया में चलती थी समाधि, साधु संतों को समाधि के रूप में स्थापित किया जाता था कि भाई यहाँ पे कोई साधु संत क्या हुआ है, समाधि लेकर बैठा हुआ है। इंडिया में वो चीज यहाँ से इंस्पायर हो गई। हम लोग करते थे भजन कीर्तन, किसी एक जगह पर इकट्ठा हो गए, भजन कीर्तन करने लगे। तो यहाँ पर क्या ईदगाहें बना दी गई कि भाई ये पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टाइम टाइम पर आएंगे, नमाज पढ़ेंगे बस। तो हम लोग भी क्या करते थे, एक जगह पर इकट्ठा हुए, जागरण कर लिया, जगराता कर लिया, है ना, भजन कीर्तन कर लिया। अब भजन कीर्तन देखा यार ये क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी। भजन कीर्तन करते करते क्या ईश्वर तक कनेक्शन फील होता है, इमोशनल हो जाते हैं, आंसू बहाने लगते हैं कई लोग, भावनात्मक रूप से इतना इमोशनल हो जाते हैं। तो बोला यार हम भी कुछ ऐसा करें, हम क्या करें, तो यार एक काम करते हैं, हम भी करेंगे कुछ ऐसा। पर हमारे में तो म्यूजिक अलाउ नहीं है, कोई बात नहीं, हम एक अलग ब्रांच बनाएंगे, हमारे में म्यूजिक अलाउ हो जाएगा और म्यूजिक के साथ हम लोग ये शुरू करेंगे। तो क्या हो गया, सूफिज्म शुरू हो गया। इसने बोला यार ये तो इस्लाम के अगेंस्ट है, इस्लाम के अगेंस्ट है तो सूफिज्म को खत्म कर दो। तो ये भी इसने किया था। फाइनली इसकी वाइफ, इसकी एक वाइफ थी जिसका नाम था दिलरास बानो बेगम। क्या नाम था, दिलरास बानो बेगम, जिसे राबिया उल दुरानी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, राबिया उल दुरानी कहा जाता था। इसकी सबसे प्रमुख रानी जो ईरान से थी। वैसे बहुत सारी शादी की हैं इसने, कई लोग कहते हैं इसने ऐसा नहीं किया है, कई सारी शादियां की हैं इसने, ठीक है। पर सबसे महत्वपूर्ण जो वाइफ थी वो कौन थी, राबिया उल दुरानी। और बहुत ज्यादा ब्रूटल महिला थी, बहुत कट्टर किस्म की महिला थी। इतनी ज्यादा कोई आदमी कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी कह रहा हो, कुछ भी हो, सजा मौत दे दो, जान से मार दो, हाथ पैर काट दो, आंखें फोड़ दो। लिटरली ये सजाएं इसकी वाइफ डिसाइड करती थी, इस तरीके की सजाएं लोगों को लिए। फाइनली इसको दफनाया जाता है कहां पे, औरंगाबाद में, ठीक है, दिलरास बानो बेगम को। और वहीं पर इसका क्या मकबरा बनाया गया, जिसे क्या कहा गया, बीबी का मकबरा कहा गया। क्या कहा गया, बीबी का मकबरा कहा गया। क्या कहा गया, बीबी का मकबरा कहा गया। आज के टाइम पर औरंगाबाद को क्या नाम दिया गया, न्यू नेम क्या है इसका, हाँ भाई न्यू नेम क्या है, बिल्कुल सही, संभाजी नगर। शाबाश, ध्यान रखना। आज के टाइम पर हम लोग इस किस नाम से जानते हैं, संभाजी नगर। संभाजी नगर कहने के पीछे रीजन क्या है, सबको पता है। संभाजी नगर कहने के पीछे मेन रीजन क्या है, सबको पता है, हाँ या ना। सबके सब छावा मूवी देख कर बैठे हो, तुम्हें पता होना चाहिए। फाइनली इसी के द्वारा बादशाही मॉस्क एंड लाहौर में भी स्टैब्लिश की गई थी। 1707 अहमदनगर, यहां पर इसकी डेथ होती है। एंड फाइनली इसे भी यहीं पर क्या किया जाता है, दफनाया जाता है अहमदनगर में। अहमदनगर को भी एक नया नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, हाँ भाई क्या नाम दिया गया अहमदनगर को, ये तो करंट की चीजें पता होनी चाहिए तुम लोगों को। फाइनली यहां पर देख लो भाई, इसका जो एम्पायर था सिर्फ इतने एरिया में था। बाकी जो एरिया ये किसका है, ये पिंक जो रेडिश कलर दिख रहा है ये किसका है, मराठा एम्पायर का है। किसका है, मराठा एम्पायर का है, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहां पर एक्सपेंशन इसका जो हुआ था वो सिर्फ हुआ था केवल और केवल कहां पर, बहामनी एम्पायर के रीजन में। कहां पर हुआ था, बहामनी एम्पायर के रीजन में। ये मत समझ लेना पूरा एम्पायर आ गया था, नहीं। यहाँ पे आदिल शाही जो रीजन है ये चला गया था इसके कंट्रोल में, यहाँ पे जो कुतुब शाही रीजन है ये चला गया था इसके कंट्रोल में। बट बाकी का जो रीजन है वो किसके हाथ में था, मराठास के हाथ में था। क्लियर है, बिल्कुल सही, अहिल्याबाई नगर, बिल्कुल सही, शाबाश। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, अकबर के टाइम पीरियड पे क्या क्या हुआ है।
तो आगरा का लाल किला बना है क्या? आगरा का लाल किला। आगरा का लाल किला भी एक्चुअल में अकबर ने नहीं बनवाया था। यहाँ पे मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ एक किला था, जो कि एक राणा हुआ करते थे 1100 के आसपास, जिनका नाम था वीर साल, उन्होंने बनवाया था। ठीक है, उन्होंने बनवाया था। मोहम्मद गौरी के अटैक के टाइम पर वो क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ था। एंड उसी अवशेषों पर इसने क्या किया है, अपना किला बनवाया था। इसलिए अगर आप जाओगे कभी आगरा के लाल किले में, तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जो हिंदू आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। फाइनली पंचमहल इसने बनवाया था कहां पर, फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी जो इस सिटी है वो भी स्टेब्लिश की थी। बुलंद दरवाजा भी वहां पे स्टेब्लिश किया। मतलब सारे काम इसी के टाइम पीरियड पे हुए हैं, तो ध्यान रखना। इसके अलावा हुमायूं टॉम जो दिल्ली में बना है, वो भी इसी के द्वारा बनवाया गया था। जहांगीर के द्वारा सबसे पहले शालीमार बाग, अकबर का जो टॉम्ब है सिकंदरा, क्या सिकंदरा आगरा में, और एतमाउद्दौला का टॉम्ब किसके टाइम पीरियड पे, जहांगीर के टाइम पीरियड पे। फिर आता है शाहजहां, कुछ तो पहले ही बता दिए, कुछ अब मैं अलग से बता रहा हूं। आगरा फोर्ट, ये आपको पता चली गया। जामा मस्जिद विद रेड स्टोन दिल्ली में। मोती मॉस्क कहां पे, आगरा में। ठीक है, दीवाने आम और दीवाने खास कहां पे, दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली अलग से इसने स्टेब्लिश किया था, इसलिए यहां पे बनवा पाया। और निशांत बाग, कौन सा निशांत बाग, अच्छा इसमें एक चीज और भी है, आगरा में मोती मस्जिद एंड एक मस्जिद और है यहां पर, क्या नाम है उसका यार, एक मॉस्क और है, मैं भूल रहा हूं उसका नाम। आगरा के लाल किले के अंदर इसने एक मॉस्क और बनवाई है, आई एम रियली सॉरी, उसका नाम ही याद नहीं आ रहा यार। चलो आएगा तब बताता हूँ। औरंगजेब, पिंजौर गार्डन एंड मोती मस्जिद विद वाइट मार्बल कहां पर, दिल्ली में। तो ये ध्यान रखना, ये आप लोगों से पूछा जाता है कई बार। इसमें मोती मॉस्क एक और है, और वो है जहांगीर, इसने भी बनवाई थी कहां पे, लाहौर में। लेटर मुगल्स में अगर बात करते हैं, तो जैसे ही यहां पर डेथ होती है किसकी, जैसे ही यहां पर डेथ होती है किसकी, औरंगजेब की। औरंगजेब की डेथ के बाद उसके बच्चों की आपस में होती है लड़ाई, पर सबसे महत्वपूर्ण जो बच्चा था उसका नाम था मुअज्जम। क्या नाम था, मुअज्जम। मुअज्जम यहां पर क्या करता है, मुअज्जम यहां पर, मुअज्जम यहां पे क्या करता है, सबसे पहले अपने भाइयों को डिफीट करता है। एंड डिफीट करने के बाद क्या होता है, बहादुर शाह के नाम से पावर में आता है। किसके नाम से आता है, बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से क्या होता है, पावर में आता है। अब ऑलरेडी ये 65 के आसपास की एज का है। किसकी एज का है, 65 के आसपास की एज का है। अब इसको ये था कि डर कि यार या तो मेरे ऊपर अटैक होगा, मुझे मारा जाएगा, इट्स बेटर कि मैं क्या करूं, मराठाओं के साथ क्या करूं, एक कंट्रोल स्टेब्लिश कर लूं। मेंटेन द रिलेशन विद मराठा। अब इसे पता था कि मराठा लगातार मेरे अगेंस्ट में अटैक तो कर ही रहे, संभाजी महाराज की जिस तरीके से हत्या की है उसके बाद भी अटैक्स होंगे, और अब तो मेरा जो पिताजी है वो जा चुके, अब मेरे पिताजी के जाने के बाद क्या होगा, मेरे ऊपर अटैक होंगे। तो अब मुझे अगर अपनी गद्दी बचानी है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे कहीं ना कहीं मराठाओं के साथ रिलेशंस बिल्ड करने पड़ेंगे। रिलेशन बिल्ड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहला काम क्या किया इसने, रिलीज द साहू जी, है ना।
तो जो शाहू जी महाराज थे, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, शाहू जी महाराज थे उनको छोड़ देता है, पर उनकी वाइफ को नहीं छोड़ता, जशुबाई जो थी उनको नहीं छोड़ता। क्यों भाई, किसी को तो अपने कंट्रोल में रखे, अगर दोनों चले गए कहीं ऐसा ना हो अटैक कर दे। पर शाहू जी महाराज यहाँ पे रुकते नहीं, शाहू जी महाराज जाते हैं, अपनी आर्मी पूरी तरह से तैयार करते हैं और तैयार करके अटैक शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? अटैक शुरू करते हैं। फाइनली कौन कौन था? तो सबसे पहले बहादुर शाह, उसके बाद जहांदार शाह, इसकी तो खैर अलग ही कहानी है। इसके टाइम पीरियड पे ये केवल 1 साल तक रूल करता है। इसके टाइम पीरियड पे एक महिला थी जिसका नाम था लाल कुंवर, नहीं लाड कुंवर, लाड कुंवर, लाड कुंवर, ठीक है, एक प्रोस्टिट्यूट फीमेल थी। वो इसे कुछ ज़्यादा ही पसंद थी, इतनी ज़्यादा पसंद थी, इतनी ज़्यादा पसंद थी कि उसको इसने अपने दरबार में पर्सनली अपॉइंट कर लिया, अपने साथ दरबार में बैठाना शुरू कर दिया, सैलरी देकर दरबार में बैठाया, तो बैठाया, उसके साथ ही पूरे टाइम रहता था। एक बार क्या होता है, ये और लाल कुंवर यमुना नदी में नाव में बैठे हुए, मतलब वो इंजॉय कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। उसी टाइम ड्यूरेशन में लाल कुंवर ने बोला, यार मैंने ना लोगों को डूबते हुए नहीं देखा कि डूबता हुआ इंसान लगता कैसा है। तो बोलता है इसमें क्या बड़ी बात है, अभी रुको अभी दिखाते हैं। तो देखता है कि पास से एक नाव जा रही है, उस नाव को अपने पास बुलाता है और पूछता है तुम में से कितने लोगों को तैरना आता है। जितने लोग बोलते हैं मुझे आता है मुझे आता है, उन सबको साइड करता है, और जितने लोग कहते हैं हमें तैरना नहीं आता, उन सबको पकड़ के बोलता है पानी में फेंक दो। सारे लोग पानी में डूबते हैं। लाल कुंवर देखकर ताली बजाती है, वाह ये तो देखो कैसे डूब रहा है, ये देखो कैसे डूब रहा है। और जहादार शाह लाल कुंवर को देखकर खुश हो रहा है, वाह मेरी वाली बंदी लोगों को मरता हुआ देखकर खुश हो रही है, ठीक है। उसमें कई लोग, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, सब डूब जाते हैं बेचारे। फाइनली जहादार शाह के बाद आता है फारूक शियार। फारूक शियार जब आता है तो इस टाइम पर कंट्रोल स्टेब्लिश होता है किसका? इस टाइम पीरियड पे आ चुके हैं कौन? सैयद ब्रदर्स। कौन आ चुके हैं? सैयद ब्रदर्स आ चुके हैं। ठीक है, जिन्हें किंग मेकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंग मेकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंग मेकर कहा जाता है। और फारूक शियार के टाइम पीरियड से ही आगे का जो टाइम पीरियड है, यहां पे मराठाओं का कंट्रोल भी स्टेब्लिश हो जाता है। क्या होता है? मराठाओं का कंट्रोल भी स्टेब्लिश होता है। किस टाइम ड्यूरेशन से? यहां से लेकर शाह आलम तक किसका कंट्रोल स्टेब्लिश हो रहा है? अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे जो मराठास है ना, वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं? मुगलों को कंट्रोल कर रहे हैं, उनसे टैक्स ले रहे हैं, ठीक है। एंड इसके बाद का जो टाइम फ्रेम है, यहां पर ब्रिटिश के कंट्रोल में चले जाते हैं। किसके कंट्रोल में चले जाते हैं? ब्रिटिश के कंट्रोल में चले जाते हैं ये लोग। किसके कंट्रोल में चले जाते हैं? ब्रिटिश के कंट्रोल में चले जाते हैं। फाइनली फारूक शियार के टाइम पीरियड पे ही क्या होता है, ये हत्या करता है किसकी? बंदा बहादुर की। किसकी? बंदा बहादुर की। तो सबसे पहले पॉलिटिकल लीडर जो थे सिखों के, वो थे बंदा बहादुर। और बंदा बहादुर की जब हत्या की जाती है तो बहुत ब्रूटल हत्या करता है ये, इतनी ब्रूटलिटी के साथ हत्या करता है, इतनी ब्रूटलिटी के साथ हत्या करता है कि लिटरली उनको जिंदा रखते हुए उनकी शरीर से एक एक चमड़ी उतार दी जाती है, उनको खोलते हुए पानी में बैठा देता है, और खोलते हुए पानी में बैठाकर क्या किया जाता है, उनकी स्किन जब होता है ना उबलने सी लगती है, थोड़ी सी लूज हो गई, तो उसको पकड़ के ऐसे निकाली जाती है, ऐसे करके निकाली जाती है पूरी की पूरी स्किन, ठीक है, इतनी ब्रूटैलिटी के साथ, तब तक जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई। खोलते हुए पानी में उनकी स्किन उतारने से पहले एक और दर्दनाक चीज होती है। वो क्या होती है? बंदा बहादुर का 5 साल का एक बच्चा था, और बंदा बहादुर से कहा जाता है या तो तुम इस्लाम स्वीकार कर लो, या तो तुम इस्लाम स्वीकार कर लो, वरना तुम्हारे बच्चे को मार दिया जाएगा।
और पहले कहा जाता तुमको अपने बच्चे का कत्ल करना होगा। वो कहते हैं एक बाप कैसे अपने बच्चे की हत्या कर सकता है? बोलते तुम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। तो उस समय पर वहां पर जो उलेमा था वो उस बच्चे का दिल यहां से चीरता है, अंदर से उस बच्चे का कलेजा दिल बाहर निकालता है और जो बंदा बहादुर था उनके मुंह में डाल देता है, उनके मुंह में डाल देता है। सोचो 5 साल का बच्चा, वो 5 साल का बच्चा भी अपने पिता से ये कह रहा है कि मैंने गुरुओं की वाणी में ये सुना है कि धर्म के रास्ते पर जो चलता है उसे ईश्वर कोई तकलीफ नहीं होने देता। सोचो बच्चा ये कह रहा है, 5 साल के बच्चे के मन उस टाइम पर क्या कंडीशन रही होगी कि 5 साल का बच्चा इतना मैच्योर हो जाता है। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आदमी को वक्त से पहले मैच्योर कर देती हैं। सोचो 5 साल का बच्चा उस टाइम पर ये कह रहा है। फाइनली इसके बाद रफीउल दौला आता है, रफीउल दौलत आता है, ठीक है, मोहम्मद इब्राहिम आता है, मोहम्मद शाह आता है, ठीक है। मोहम्मद शाह जब आता है, ये जो मोहम्मद शाह है, ठीक है, जिसको ऑलरेडी रेड कलर से कर रखा है, मोहम्मद शाह क्या करता है, यहां पे सैयद ब्रदर्स की हत्या करवा देता है। सबसे बड़ी गलती ये करता है, क्या? किल द सैयद ब्रदर्स। अब यहाँ पे आपको सर सैयद ब्रदर्स भी है, यहाँ पे मराठा भी है। सैयद ब्रदर्स मराठाओं के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रखते थे, इस तरीके का रखते थे कि कभी भी लड़ाई ना हो, मराठा कभी डायरेक्ट अटैक ना करें, डायरेक्ट अटैक ना करें। ये सबसे बड़ी गलती ये करता है कि सैयद ब्रदर्स को मरवा देता है, तो मराठा अब डायरेक्टली इनके ऊपर हावी हो जाते हैं। फाइनली इसी के टाइम पीरियड पे क्या होता है, अटैक बाय नादिर शाह। नादिर शाह का अटैक होता है, और नादिर शाह के अटैक के टाइम पर जब मोहम्मद शाह वहां पे पहुंचता है तो इतना नशे में था कि अपनी तलवार भी नहीं उठा पा रहा था। ये इतना नशे में रहता था कि कई बार दरबार में इसे पता नहीं चलता था, ये नग्न अवस्था में बैठा होता था। इतना ज्यादा नशे में रहता था, इसे पता ही नहीं रहता था। और मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड पे ये कंडीशन थी, मतलब होता है ऐसा, एक इंसिडेंट है कि जब नादिर शाह का अटैक हुआ तो कुछ लोगों को ने ये अफवाह उड़ा दी कि नादिर शाह की सेना हार गई है मोहम्मद शाह से। जैसे ही अफवाह उड़ती है तो दिल्ली के लोग क्या करते हैं, नादिर शाह की सेना के ऊपर अटैक कर देते हैं, पत्थर मारना, उनको हराना, उनको पीटना, घोड़े से उतार देना। तो नादिर शाह की सेना को पता चलता है, नादिर शाह को पता चलता, नादिर शाह बोलता है कि जब तक मेरी मयान में तलवार वापस नहीं जाती तब तक कत्लेआम होता रहना चाहिए। 3 दिन तक पूरी की पूरी दिल्ली में कत्लेआम होता है, 3 दिन तक। और इतना ज्यादा कत्लेआम होता है, इतना ज्यादा कत्लेआम होता है कि पूरी की पूरी दिल्ली की हवा में खून और मांस के महक महक मतलब बदबू फैल जाती है। इतना कत्लेआम होता है कि यमुना का पानी लाल हो जाता है। इतना कत्लेआम होता है कि पूरे टाइम गिद्धों की पार्टी चल रही थी। आई एम रियली सॉरी, मैं पार्टी जैसा वर्ड बोल रहा हूं, बट ये एक रियलिटी है। कत्लेआम इस लेवल पर था कि जामा मस्जिद का जो काजी और उलेमा था, काजी मतलब सॉरी उलेमा था, वो अपने सर से पगड़ी अपने हाथ में उतारता है और घुटनों पर रेंगता हुआ आता है और नादिर शाह के पैरों को पकड़ के बोलता है, उसके पैरों पर अपनी पगड़ी रखकर बोलता है कि भाई अब बस कर, ये कत्लेआम रोक दे वरना शायद सब बर्बाद हो जाएगा। दिल्ली में अब कोई ऐसा बचा नहीं है जो लोगों को दफना सके, जो लोगों को आंख दे सके। तब जाकर नादिर शाह यहां पर ये सब चीजें रोकता है, ठीक है, तब नादिर शाह यहां पर ये सब चीजें रोकता है। क्लियर है यहां पे? ओ सॉरी, मैं भूल गया, तुम्हारी मैथ की क्लास शुरू हो रही है। चलो ठीक है, फाइनली शाह आलम इसी टाइम पीरियड पे क्या होता है, पानीपत की लड़ाई हुई थी और इसी टाइम पीरियड पर क्या होता है, ये अंग्रेजों के कंट्रोल में चले जाते हैं, ठीक है। पानीपत की 3rd बैटल हुई थी। चलो तो फाइनली आज के टाइम पर खत्म करते हैं। एंड ही वाज द लास्ट वन, जिसके टाइम पीरियड पे क्या होता है, 1857 की वॉर हुई थी।
आगे की कहानी एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे भाई, उसमें बताएंगे। तो फाइनली आज के लिए करते हैं दी एंड। तो मुझको दीजिए विदा, थैंक यू सो मच, जय हिंद।